तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ये पेपर आपके पास में होगा ही, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन पे इसको पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्लास के जस्ट बाद में मैं उसे पोस्ट कर दूंगा स्टार IQ टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग इस पेपर से इजीली पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना, और पेपर आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि कुछ हमारा ये वाला पेपर था, ठीक है ना। जो पेपर गया था ये एक्चुअली अलग अलग सेट में था। मेरे पास जो ये पेपर है ये सेट A है, हो सकता है आपके पास भी पेपर हो कुछ ऐसा, ठीक है ना। मेरे पास ये जो है ना टेक्स्ट बुक सीरीज नंबर A है, ये अलग अलग सीरीज के पेपर थे, मतलब ABCD अलग अलग सीरीज, आपको पता ही हर बार आती है एग्जाम में, तो उस सीरीज A का है। खैर क्वेश्चन सफल थे, क्वेश्चन सब में अलग नहीं थे, सब में सेम ही क्वेश्चन थे, सफल करके डाल रखे थे, किसी में कोई था किसी में कोई था, कुछ इस प्रकार का था ये, ठीक है। तो चलिए जी, ये था हमारा रियल वाला पेपर। इस सब रियल वाले पेपर को जो है ना हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इसके लिए होमवर्क भी किया है, तैयार किया है, आपका डेटा तैयार किया है, पढ़ा हूं, ठीक है ना। तैयार मतलब सोर्स पता किया है मैंने कि कहां कहां से क्या क्या चीजें थी, तो आपको बड़ी मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें, और सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो क्या है इसके अंदर, ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी NCERT की सीरीज पढ़ा रहा था, एक बार ज्योग्राफी की और एक बार थोड़ी बहुत हिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट करी थी मैंने, उसमें मैंने इसको पढ़ाया था, अगर थोड़ा बहुत याद। और बाकी वैसे ये इजी सवालों में से एक है, क्या कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी ऐसी भाषा है या भाषाओं को भारत सरकार के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। इंग्लिश में भी पढ़ो तो यही है कि अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए गए थे, पूछा था कि इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसको भारत सरकार के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो अभी मैं बता देता हूं कि 6 भाषाएं ऐसी हैं जिसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से मलयालम भी आती है, तेलुगु भी आती है, कन्नड़ भी आती है और तमिल भी आती है। तो इस करके इसका ऑप्शन तो सारे ही ठीक थे। मैं थोड़ा सा आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, यहां इस पेज पे आइएगा आप लोग, ठीक है ना। मैंने इनके ईयर्स भी लिखे हैं ताकि आप लोगों को ये जो है ना दिक्कत ना हो याद करने में। जैसे सबसे पहले जो है ना इन्होंने भाषा ऐड की थी, वो ऐड की थी तमिल ऐड की थी। तमिल को इन्होंने ऐड किया था कौन से साल में, साल 2004 में ऐड किया था। दूसरी जो भाषा ऐड की थी इन्होंने, वो ऐड की थी इन्होंने संस्कृत भाषा ऐड की थी, ठीक है ना। संस्कृत ऐड की थी, संस्कृत को कौन से साल में, अगले ही ठीक साल में 2005 में। अच्छा, तीसरी भाषा, इन्हें आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, लिख लीजिएगा, कामयाब चीजें हैं आपके लिए। तीसरी भाषा जो है ना आपकी वो थी तेलुगु लैंग्वेज थी। तेलुगु लैंग्वेज के इन्होंने साल 2008 के अंदर ऐड किया था। अच्छा, चौथी भाषा जो ऐड की थी इन्होंने, वो ऐड की थी कन्नड़ लैंग्वेज ऐड की थी इन्होंने, ठीक है ना। कन्नड़ा लैंग्वेज इंग्लिश में लिखें तो साल 2008 के अंदर ऐड की थी इसको भी। अच्छा, अगली उसके बाद में ऐड की थी इन्होंने मलयालम लैंग्वेज ऐड की थी, ठीक है ना। मलयालम लैंग्वेज जो है ना वो ऐड की थी साल 2013 के अंदर। और जो सबसे लास्ट भाषा है हमारी, छठवीं भाषा है, वो ऐड की गई थी कौन सी जी, ओडिया ऐड की गई थी, और ये की गई थी साल 2014 के अंदर। तो ये वर्तमान में 6 भाषाएं ऐसी है, विद ईयर मैंने आपको बता दी है। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो वो रख सकते हो, चाहे कॉपी पे लिखो, उस जैसी तो रीस हो ही नहीं सकती है। ये तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। आज की क्लास बहुत मायने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीरियस एस्पिरेंट इस क्लास में बैठे, उछल कूद करने वाले या HSSC CET वाले या ग्रुप D वाले क्लास ना रहे, क्योंकि उनका मन बड़ा चंचल होता है। और जो सीरियस एस्पिरेंट है, SCS वाले जानते हैं कि किस प्रकार की किस कदर की चीजें हैं, तो वो इस क्लास में जरूर रहें, उनके लिए तो बहुत वैल्यूबल क्लास है। तो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिया है, इनको इसी साल में ऐड किया गया था। अब बात ये आती है सर जी की ये जो मतलब कल्चरल लैंग्वेज है ना, उसको कौन से डिपार्टमेंट के तहत ऐड ऑन किया जाता है, मतलब ये सारी बातें हैं, ये भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल जो है ना उसके अंतर्गत आता है। याद रखिएगा आप लोग, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मतलब मिनिस्ट्री फॉर जो आपका कल्चरल डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, मिनिस्टर फॉर कल्चर डिपार्टमेंट है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये बातें आती है। कोई कमेंट में मुझे बता सकता है क्या कि भारत में संस्कृति मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं, अगर बता सकता है तो जरूर बताइएगा,
ठीक है ना। अच्छा सर, बात अगली मुझे ये भी बताइएगा कि किस भाषा को हम लोग ये क्लासिकल लैंग्वेज का टैग देंगे, मतलब क्राइटेरिया क्या होता है उस भाषा का जिसको हम क्लासिकल लैंग्वेज का टैग भी दे सकते हैं। तो क्राइटेरिया भी बताता हूं, दो मेन क्राइटेरिया होने बहुत जरूरी है। पहला मेन क्राइटेरिया ये है कि वो भाषा जो है ना तकरीबन 1500 से लेके 2000 साल जो है ना वो पुरानी होनी चाहिए। पहली तो बात ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि वो भाषा इतने साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक बात है। दूसरा क्राइटेरिया उसका ये आता है कि इतिहास के अंदर जो है ना, इतिहास में मान लेते हैं कोई बुक हुई हो, कोई भी बुक हुई हो, कोई भी साहित्य रहा हो, ठीक है ना, कोई भी लिटरेचर रहा हो, कोई साहित्य रहा हो, या किसी भी राजा महाराजा के काल के टाइम की बात रही हो, ठीक है ना, किसी राजा के दरबार की बात रही हो, किसी राजा के दरबार की बात रही हो, उससे उस भाषा का संबंध रहता हो, तो उस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि उस लैंग्वेज को आप संस्कृति लैंग्वेज या क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दे दोगे। तो ये एक दो मेन क्राइटेरिया देखा जाता है। वर्तमान में 6 लैंग्वेज है जो मैं आपको बता चुका हूं जिनको भी भारत सरकार के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया गया। इन सालों में सबसे पहले कोई तुमसे पूछ ले तो तमिल, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, फिर ओडिया। समझ में तुम्हें आ गया होगा? एक बार थंब प्रेस करके बता दीजिएगा मुझे कि हाँ सर जी मुझे समझ में आ गया है ये वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो जी, मेरी तरफ से जितना आपके लिए जरूरी चीजें थी वो मैंने बता दी कि क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या है। उस लैंग्वेज को कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज जो आपकी 1500 से 2000 साल पुरानी हो, इतिहास में किसी किताब, किसी साहित्य, राजा महाराजा ने जो है ना उसके बारे में जो है ना जिक्र किया हो या किसी इतिहास से रिलेटेड संबंधित हो आपकी, उसको ही कहोगे आप लोग। और कौन कौन सी है वो सब बातें बता दी है मैंने आपको। अब आइएगा सेकंड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज विद्रोही, सॉरी विद्रोही नहीं है, विरोधी है, माफ करना, विरोधी कवि और द रिबेल पॉइंट। अब जो मैंने पढ़ा वो हो सकता है तुम भी पढ़ सकते हो। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है विरोधी कवि, और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, ध्यान देना। ऑप्शन वाले ने भी बहुत ही गजब के ऑप्शन दिए, क्वेश्चन बनाने वाले ने भी वाकई गजब का सवाल बनाया है ये। अगर मैं कहता हूं कि विद्रोही कवि कौन है तो विद्रोही कवि अलग है। विद्रोही कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है। आप जब पढ़ोगे इसे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को विद्रोही कवि नाम दिया जाता है, लेकिन ध्यान देना ये विद्रोही नहीं है, ये है विरोधी। और विरोधी कवि का टैग जाता है एक बांग्लादेश के कवि हैं जिनका नाम है काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम। दैट्स वाई इस वाले सवाल का आंसर क्या रहेगा? बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इनके बारे में भी 2-3 लाइनें हमें हो सकती है कि सीखनी पड़ जाए या हमारे थोड़ी बहुत काम की चीज आ जाए। इनके बारे में क्या चीजें हैं देखो जी, इनका जो जन्म हुआ था ना वो मैंने लिखा है, आपको शायद काम आए ये कहीं ना कहीं। इनका जन्म हुआ था, एग्जैक्ट तारीख बता रहा हूं मैं, 24 मई को जन्म हुआ था 1899 में। और इनका जो देहांत हुआ था ना वो हुआ था डियर आपका 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1976 को जो है ना इनका देहांत हुआ था। ये बेसिकली जो है ना पेशे से एक राइटर थे ये, ठीक है ना। राइटर के अलावा ये म्यूजिशियंस भी थे, ठीक है ना। राइटर के अलावा ये म्यूजिशियन भी थे ये, और बांग्लादेश के जो है ना पोइट थे, ये कवि थे जिन्होंने जो है ना मतलब विरोधी का मतलब आप समझ ही सकते हो एक प्रकार से। ऐसी सी कविताएं हैं जो कटाक्ष भरी है, जैसे फैज अहमद फैज की एक पाकिस्तानी उर्दू कवि है जिनकी रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड ने भी अपनी कविताओं को अपनी 10वीं क्लास की किताब से हटा भी दिया है। जो दो देशों के बीच में कटाक्ष टाइप की कुछ भावनाओं की भरी होती है ना चीजें, उनको जो है ना ये रिमूव कर दिया जाए। तो इस सवाल का सही आंसर है काजी नजरुल इस्लाम। मेरी बात को आपने फोकस शायद कर लिया होगा क्या? मैंने आपको कहा है कि विद्रोही कवि कहा हो तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और विरोधी कवि कहा है तो काजी नजरुल इस्लाम इसका आंसर देना है आपको, ठीक है ना। चलिए सर इस सवाल से आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और सवाल अगला हमारा आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस या प्लेसेस आर द फेमस अशोकन पिलर्स फाउंड। इनमें से ऐसे कौन सा स्थान है या स्थानों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? ये सवाल मुझे लगता है कि आपको बहुत इजी लगा होगा क्योंकि प्राचीन इतिहास के ज्यादा सवाल थे, मैंने एनालाइज भी किया था। नियर अबाउट 25 प्लस 28 के आसपास सवाल देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। बाकी आप अभी एनालाइज कर ही रहे हो कहां से कौन सा हो रहा है। तो सांची है, सारनाथ है, लोरिया नंदनगढ़ है या अमरावती है।
देखो इस सवाल को जब भी कोई पढ़ता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन में जो आंसर देने की कोशिश करता है ना, तो देखो क्या है जी, सांची सवाल का सही आंसर लगता है और सारनाथ सही लगता है। ये दो तो सब ने पढ़े होंगे, क्योंकि जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है ना, वो लगभग इन दोनों को जरूर पढ़ता है। और इन दोनों को पढ़ा है तो क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता था कि जरूर आंसर लगाएंगे, इस करके आंसर उसने 1 और 2 भी दे रखा है, पक्का दे रखा है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही होते हैं जिसको टिक कर देंगे, चाहता भी वो यही है कि थोड़ी भीड़ कम हो जाए। लेकिन एक्चुअली क्या है कि लोरिया, नंदनगढ़ और अमरावती ये दोनों भी जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित राजा अशोक से ही रिलेटेड थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से सेटअप किए गए थे ये। तो इस सवाल का सही आंसर जो है ना उपरोक्त सभी है, ये सारे के सारे ही सवाल का जो है ना वो आंसर आएगा आपका, बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सारनाथ है, आपको सबको पता है सारनाथ का। तो सारनाथ को अशोक स्तंभ की जगह भी पुकारा गया है, बहुत जगह सारनाथ को अशोक स्तंभ भी कहा गया है आपका, ठीक है ना। और इसके अलावा सांची हो ही गया, लोरिया नंदनगढ़ भी आपका है ही, ठीक है ना। तो लोरिया नंदनगढ़ जो है ना ये आपका है। और एक आपको याद रखना अमरावती, अमरावती वाले का एक नाम है जो आपको मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको महाचैत्य भी कहा गया है, ठीक है ना। इसका नाम एक और भी है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। ये तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा चीजें, तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं क्लास में आपको दिख जाएगा। इसको महाचैत्य का नाम दिया गया है। अमरावती पड़ता कहां पे है? ये पड़ता आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, सबको पता है। इसके अलावा आपको पता है इलाहाबाद का स्तंभ लेख, वैशाली का, दिल्ली का, सांची का, ठीक है ना, ये सारे इन्हीं के ही हैं, ठीक है ना। तो आपको लिए मैं एक बार लिख देता हूं सारे के सारे, तो थोड़े से आप डिटेल स्टडी कर ही रहे हैं तो अच्छा सा पढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा, ठीक है ना। हाँ, सांची का है, सांची का है, आपको पता ही लग गया, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा सारनाथ है, ठीक है ना, सारनाथ का है। अच्छा जी, इसके अलावा इलाहाबाद का है, इलाहाबाद। अच्छा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये इलाहाबाद का करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि देखो क्या, वैसे तो ये सेटअप किया गया था आपका कहां पे, कौशाम्बी के अंदर किया गया था, लेकिन कालांतर काल में इसे उखाड़ के बाद में इलाहाबाद में ले आया गया। इसमें एक्चुअली 3-4 राजा आ जाते हैं। एक राजा का नाम तो इसमें देखो बनाने वाले राजा था तो अशोक थे इसको, लेकिन बाद में एक राजा और आते हैं जिन राजा का नाम है समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है। उसके बाद में कालांतर काल में एक राजा और आ जाते हैं इसमें, उस राजा का नाम है अकबर। एक राजा और आ जाते हैं जिनका नाम है जहांगीर। अब देखो ध्यान से सुनना भैया, तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, जहांगीर नहीं है, जहांगीर है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जी? जहांगीर जो है ना इस सवाल का है आंसर, ठीक है भैया। चलो जी, ये दोनों कौन सा वंश हो गया जी? इसका दूसरे पेन से लिख देता हूं, इनका वंश हो गया है मुगल वंश हो गया है, ठीक है सर जी। ये कौन सा वंश हो गया? ये वंश हो गया है गुप्त वंश हो गया है। ये कौन सा हो गया जी? ये हो गया है मौर्य वंश हो गया है आपका। अब पेपर में आपसे थोड़ा उलझाने के लिए जिक्र करता है वो कि इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ना वो कितने राजाओं से संबंधित है। जब राजाओं की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, तो राजाओं की जब हम बात करते हैं ना, तो राजाओं के हिसाब से तो 4 राजा आ जाते हैं। एक तो राजा अशोक है, एक राजा समुद्रगुप्त है, एक अकबर है, जहांगीर है। लेकिन अगर वंशों की बात कर रहा हूं ना मैं, तो वंशों के अंदर आपका एक आता है मौर्य वंश, एक गुप्त वंश और एक मुगल वंश, अलग अलग आते हैं आपके, ठीक है ना। तो मौर्य, गुप्त और मुगल 3 वंश है, क्योंकि ये दोनों तो बाप बेटे ही थे ना आपके, सही है सर जी। लेकिन इस इलाहाबाद लेख के बारे में किसकी सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, ये ऑप्शन बड़ा उलझन भरा है। एसएससी ने भी पूछा है, सीजीएल, एमटीएस, कई सारे पेपरों में आया है सवाल। देखो, अगर ऑप्शन आ जाए कि इलाहाबाद अभिलेख से सबसे ज्यादा जानकारी किसकी मिली है या किससे संबंधित है, ऑप्शन में मान लो आपको 2 ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक ऑप्शन मिलेगा अशोक और एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहां पे समुद्रगुप्त। अगर ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप नो डाउट हमेशा समुद्रगुप्त पे ही लगाना आंसर। क्यों सर जी? बनाया तो अशोक ने था, लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी समुद्रगुप्त की है, क्योंकि इस इलाहाबाद अभिलेख का आगे जाके नाम प्रयाग प्रशस्ति है और सारी जानकारी इलाहाबाद की या प्रयाग प्रशस्ति की समुद्रगुप्त की है। समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा है इसे। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। इसी में इसको 100 युद्धों का विजेता कहा है, साम्राज्य विस्तार बताया है। तिल भट्ट और हरिशेन ने जो है इसकी रचना करी थी, उसके जो दरबारी कवि थे, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो इसी करके ज्यादा विस्तार है इनका, तो करके ही बात आती है आपकी, ठीक है। और एक इनका राजा अशोक का स्तंभ लेख आपका कौन सा आता है? एक आता है जी इनका वैशाली आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वैशाली इनका आता है, एक जो बिहार के अंदर पड़ता है आपका। बाकी एक मैंने अभी बता ही दिया आपको, अमरावती है, आंध्र प्रदेश की आज ऑफिशियली जो राजधानी है वो है। तो इस करके इस सवाल का जो आंसर है ना आपका, वो आपका
नीचे आ गया है डी ऑप्शन। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? मुझे एक बार बता दीजिएगा समझ में आपको आ रहा है क्या? और आप लोगों के जो भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली बाद में पूछ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना? आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे मैसेज करके, फिलहाल मेरा फोकस मतलब आपके बातों में उलझने का नहीं है, फिलहाल मेरा फोकस केवल आपको पढ़ाने का है। मैं बड़ा ही पोलाइट वे में आपको चाह रहा हूं कि सिर्फ कंटेंट में डूबा रहूं, बातें ना कर करके, है ना? आप समझदार हैं, बड़े ही अच्छी लेवल की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि अगर मैं आपसे बातें ही करने लग जाऊंगा एक एक से, तो आपको पता है फिर आपका उलझन बहुत आ जाएगी आपको ही, ठीक है ना? थोड़ा लेवल गिर जाएगा, ऐसा खुद ही समझदार हो आप लोग, है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो कौन सा सवाल हमारा रहने वाला है क्या कि अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? ये भी एक आपका सवाल है और ये मिडाइवल हिस्ट्री का एक सवाल है, एनसीईआरटी से सवाल लिया गया है, तमिलनाडु बोर्ड को ही इन्होंने अगेन फॉलो किया है, हालांकि स्पेक्ट्रम में भी इसको थोड़ा जिक्र है इसका। तो बात ये है क्या कि अभी इसका सही आंसर क्या रहेगा? पहले तो ये देना कि अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर जो है ना वो रहेगा आपका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, सैयद अली और अब्दुस सम्मद, ठीक है ना? अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार थे सैयद अली और अब्दुस सम्मद थे। सर ये पेंटिंग इतनी फेमस क्यों थी? पहले तो मैं बता देता हूं कि मुगल काल में ये चित्रकारी या ये पेंटिंग ये सब कुछ जो जमाना था ना वो अकबर के काल में ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन ध्यान देना कि मुगल काल में पेंटिंग का जो स्वर्ण काल था ना वो था जहांगीर का। इसी का एक बेटा था तो उसको बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन आप समझ सकते हो कि बेटे को पेंटिंग का कहीं शौक रहा होगा तो पापा ने जरूर उसको फोकस करवाया होगा उस चीज पे, है ना? मान लेते हैं कि मैं टीचर हूं तो मैं टीचिंग का मेरे को कहीं शौक रहा होगा तो जाहिर सी बात है मेरे पापा ने कहीं ना कहीं मुझे इस लाइन की तरफ रुझान दिया होगा या माहौल रहा होगा मेरा, तभी जाके मैं कहीं ना कहीं इस लाइन की तरफ मेरा अट्रैक्शन बढ़ा है। मतलब मोस्ट प्रॉब ऐसा होता है। कुछ ऐसा ही अकबर के काल में ही मुगल काल में पेंटिंग जो ना स्टार्ट हो गई थी। तो आपसे ये ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि मुगल में काल में चित्रकला कहां से शुरू हुई, तो आंसर जहांगीर काल देते हैं। आंसर अकबर काल है, ध्यान देना। हाँ, जहांगीर का काल स्वर्ण काल है, ध्यान देना आप लोग। ये वो पेंटिंग थी जो कागज पे पेंटिंग नहीं, ये कपड़े की पेंटिंग थी, तो करके थोड़ा सा प्रसिद्ध पेंटिंग है ये, ठीक है ना? ये जो हमजानामा जो है ना ये कपड़े की पेंटिंग थी, ये याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है ना? कपड़े पे पेंटिंग की जाती थी स्पेशली। जैसे आपने पटवारियों के नक्शे देखे हुए ना, कुछ इस प्रकार की थी ये, 3D आकार की ये पेंटिंग हुआ करती थी, कपड़े की पेंटिंग थी आपकी। वैसे अगर आप लोग मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत का साल अगर पूछे तो मैंने ये सेम सवाल एसएससी को भी मेहनत की थी, मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैंने यूं कहिएगा देखो नोट्स टाइप से बनाए हैं, मैंने देखने की कोशिश की है कि कभी एसएससी ने भी इसको पूछा था क्या। हाँ, इसको पूछा है। एसएससी ने इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा था कि ये इस प्रकार की पेंटिंग जो है ना वो कौन से वर्ष में स्टार्ट हुई थी। वो स्टार्ट हुई थी आपकी 1560 में हुई थी स्टार्ट, ये याद रखना, 1560 ईस्वी में। एसएससी आपको पता थोड़ा फैक्चुअल सवाल पूछता है, सीजीएल वगैरह में ये सवाल पूछा गया है आपका, 1560 में हुई थी। एक्चुअली मुगल काल के दरबार कला में भी जो पेंटिंग स्टार्ट हुई थी ना, उनके काल में सबसे पहले ये पेंटिंग का जो रुझान ही आया था ना आपका, वो 1560 के अंदर ही आया था। ये कपड़े की पेंटिंग थी और इसको एक्चुअली जो है ना आपका ये कहा जाता था 3D पेंटिंग कहा जाता था। अब आप ये कहोगे सर ये हमजानामा जो है ना ये दोनों चित्रकार थे, ये थे कौन आपके? तो इन दोनों चित्रकारों की बात बताता हूं मैं। ये दोनों आपके ईरान से संबंधित थे, ईरानी चित्रकारों से संबंधित है ये, ठीक है ना? या यूं कहिएगा ईरानी चित्रकारी से मोटिवेटेड थे ये। उस प्रकार से मतलब ईरान में पहले ऐसे कभी हुआ करता था कि कपड़े पे पेंट किया जाता था, कुछ ऐसा इन्होंने भी करने का प्रयास किया था। 3D पेंटिंग थी इनकी। पेंटिंग में एक खास बात और भी थी, चित्रकला में सुलेख का प्रयोग किया जाता था। सुलेख, सुलेख क्या होता है? जो साफ लिखाई लिखता है ना, ख है ये, ठीक है ना? माफ करना बैलेगा, ख है सुलेख, ठीक है ना? साफ लिखाई मतलब जैसे आपने कैलिब्री के नाम से सुना होगा, बहुत ही साफ साफ लिखाई जो करते हो आप लोग, ठीक है ना? तो इस प्रकार से साफ साफ लिख के कुछ पेंटिंग, जैसे दीवारों पे आज लिखा होता है ना आपका कराया, वसीकरण वगैरह, ऐसी दीवारों पे चीजें लिख देते हैं ना, कुछ इस प्रकार के सुलेख का पेंटिंग किया। 3D पेंटिंग थी। तो ये उस टाइम की पेंटिंग की कला थी आपकी, जो अकबर के टाइम के थी। सैयद अली और अब्दुस समद ये दो व्यक्ति थे। होपफुली आप लोगों को जो है ना यहाँ से इस चीज के बारे में पता लगा होगा, ठीक है ना?
चीजें समझ में आपको आ ही गई होगी ये, है ना। चलो सर थोड़ा और आगे चले जाते हैं हम लोग, अब अगले सवाल की रुख करते हैं। तो क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रहने वाला है, सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में जो है ना वो प्रयोग किया गया था सातवाहन के अंदर, ठीक है ना। सातवाहन का जो राजा था उनका नाम हला था, ठीक है ना। और उन्हीं के काल से सबसे पहले जो है ना एक ये भाषा की शुरुआत हुई थी। ये तो फैक्चुअल सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं है मेरे हिसाब से। आपकी इस क्लास का कोई भी बच्चा जो है ना वो आंसर शायद इसको कर ही दे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सवाल। प्राकृत भाषा का जो है ना इन्होंने प्रयोग किया था, आपका प्राकृत भाषा का इन्होंने जो है ना वो प्रयोग किया था। तो ये भी याद कर लेना डियर आप लोग, ठीक है। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। और इसी सातवाहन के अंदर जो है ना एक उपाधि आई थी प्राकृत भाषा के नाम के अंदर ही, दक्षिणापथपति। ये पेपर में सवाल आपका एचसीएस ने तो पूछा नहीं है लेकिन यूपीएससी ने पूछा था इसी से रिलेटेड। मेरा प्रयास मतलब होमवर्क करने का ये था कि इससे रिलेटेड कहीं और पेपरों ने भी जिक्र किया है क्या, या ऐसे ही है, या मतलब वो सवाल मैं एक्चुअली प्रीवियस क्यों करवा रहा हूं कि मैं देखना चाह रहा था कि वो सवाल कहीं और पेपरों में भी फोकस हुआ है क्या। अगर हुआ है तो मतलब समझो कि दोबारा भी कभी वो आएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने कोशिश करा था। इसको सिविल सर्विस ने यूपीएससी ने टच किया और इन्होंने अपनी प्राकृत भाषा में एक उपाधि रखी। इस उपाधि का नाम क्या है, दक्षिणापति, ठीक है ना, दक्षिणापथपति। अरे सॉरी क्या लिखा गया, हाँ ये रहा दक्षिणापथपति, ठीक है ना। ये प्राकृत भाषा के अंदर ना उपाधि दी थी सबसे पहले, ठीक है ना। और ली किसने थी, किस राजा ने ली थी, तो ये ली थी भैया गौतमी पुत्र ने, ठीक है ना। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ली थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है ना उन्होंने इस उपाधि को लिया था, ठीक है ना। तो ये प्राकृत भाषा का चाल चलन यहां से था आपका, तो इसको भी याद कर लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपको तो एक बार पेपर ही सोल्व करवा रहा हूं, टेंशन ना लेना। मैं आपको पूरा आगे धीरे धीरे फोकस करके कंपाइलेशन, फैक्ट, डिटेल सब चीज करवाऊंगा। मेरा पूरा फोकस रहेगा आने वाले दिनों में, आपको खूब मेहनत भी दिखेगी मेरी, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल आपको पढ़ाता हूं। क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है। आप अपना आंसर देते रहिएगा। प्राक हड़प्पा संस्कृति इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन आपके आगे दिए गए हैं कि अमरी संस्कृति, कोट दीजी संस्कृति, सोधी संस्कृति, जोब संस्कृति। ये प्राक हड़प्पा जो हवेता संस्कृति है ना, ये इनमें से कौन सी नहीं है, ये तुमसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो है ना वो क्या रहेगा, इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, जोब संस्कृति। ये जोब संस्कृति तीसरी और चौथी शताब्दी के बीच में जो है ना ये उत्पन्न हुई संस्कृति है। और ये संस्कृति ऐसी है जो कि आपका वर्तमान के अंदर मैं देखना चाहूंगा, आपको यह बताना चाहूं तो उत्तरी बलूचिस्तान का जो इलाका है ना वहां की ये है आपकी, मतलब बलूचिस्तान वाले इलाके की संस्कृति है ये जोब संस्कृति, जिसका नाम दिया गया है आपका, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा, सॉरी डी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। किसने फर्रुखशियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का जो है ना वो नेतृत्व किया था। इंग्लिश कंपनी के दूतावास का जो है ना नेतृत्व किसने किया था। अगेन ये फैक्चुअल सा सवाल है, आंसर रहेगा इसका क्या, जॉन सुरमन इसका आंसर था। डी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा, जॉन सुरमन। आठवां सवाल क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, मतलब इनमें से गलत कौन सा है, ये आठवें सवाल के अंदर पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो गलत भी कौन सा रहेगा, पहला ऑप्शन तो आपको यहां पे दिया गया है कि रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह 1822 है। हाँ ये तो बात ठीक है, इसमें तो गलत तो नहीं है। ये रंगपुर विद्रोह दीर जिना नारायण ये 1783, ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, इसमें भी कोई गलत नहीं है आपका, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद में संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा 1899, ये गलत है भैया। संथाल विद्रोह जो है ना ये आपका बेसिकली हुआ था अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में था, ये 1855 के अंदर हुआ था आपका, ठीक है ना। तो बिरसा मुंडा का तो कोई लेना देना नहीं था आपका, साल ये 1855 का था, अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह बुद्ध भगत सिंह, ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये ऑप्शन गलत हो गया। संथाल नाम की जाति थी आपकी, ये जाति एक्चुअली उस टाइम पे मेनली तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में थी, इसके अलावा बिहार के भागलपुर में भी थी, इसके अलावा झारखंड के थोड़े बहुत इलाकों में थी, ज्यादा नहीं थी, पर मेनली संथाल विद्रोह हुआ था अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में हुआ था, 1855 में हुआ था संथाल नाम का विद्रोह। तो ये 1899 बिरसा मुंडा गलत है। बिरसा मुंडा कौन थे, कोई बता सकता है क्या इनके बारे में कि ये कौन थे, इनके बारे में कोई बता सकता है तो जवाब दीजिएगा मुझे कि इनके
इनको आदिवासियों का वैसे बेसिकली भगवान तो कहा गया है, ठीक है ना, बहुत जगह कहा गया है इनको आदिवासियों का भगवान। नेक्स्ट आपका सवाल है, 9वां सवाल क्या कहता है? 9वां सवाल एक आंदोलन का ये फिर से कि अहरार अहरार आंदोलन है ये, इनमें से इससे रिलेटेड कौन सा कथन जो है ना वो सत्य है, मतलब कौन कौन सी बात जो है ना इनमें से बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी गलत हो जाएगी इनमें से। तो चलिए इसमें से देखते हैं हम लोग कौन कौन सी बात जो है ना गलत रहती है हमारी। पहली बात इसके अंदर लिखी हुई है क्या कि मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापक थे। बिल्कुल सही बात है, इसका नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद अली ने, और ये 1910 से लेकर 1931 तक था, और भारत का एक राज्य जिसका नाम है पंजाब, इस पंजाब राज्य के अंदर ही ये आंदोलन सीमित था। आपका ज्यादातर हिस्सा इसका पंजाब के अंदर ही सीमित था, तो ये वाला तो ऑप्शन सही है इसका हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। हाँ, इसके जितने भी मेंबर थे ना उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत को आजाद करने के लिए सक्रिय आंदोलन की जो है ना वो बहुत ही अच्छे से भागीदारी निभाई भी थी। इसके बाद है कि इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में ही हो गई थी। हाँ, ये हो गई थी, अभी तो मैंने बताया था 1910 से लेके आपका 1931 तक जो है बहुत ही चलन में था ये। इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया था। एक्चुअली कोई राजनीति का नहीं था इन्होंने तो, बल्कि राजनीति का विरोध किया था, राजनीति का समर्थन नहीं किया था इन्होंने तो बल्कि राजनीति का विरोध किया था। कहते हैं भाई साहब तुम राजनीति के चक्रों में मत रहो, देश को आजाद करने के चक्रों में रहो। इन्होंने फोकस आजाद करने के लिए करवाया था, राजनीति के बारे में थोड़ी ना कोई बात की थी इन्होंने, तो इस करके ये तो बात गलत होगी आपकी। 4 लाइन थी, 1 2 3 तीनों ठीक है। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए आप लोग, इसमें 2 3 4 है, ये तो गलत हुआ। 1 3 4 है, ये भी गलत हुआ। 1 2 3 ये ऑप्शन सही हुआ आपका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक हुआ आपका, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला, 10th नंबर सवाल क्या कहता है हमारा, समझ में तुम्हें सभी को आ रहा होगा ना, होपफुली आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ चलो जी, अगला सवाल पूछा कि सूफी संतों का थोड़ा कालक्रम बताइएगा आप लोग, सूफी संतों का कालक्रम बताइएगा, इनमें से कौन सा सही रहेगा। देखो पहले इनमें से थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद आए थे बाबा फरीद, उसके बाद में निजामुद्दीन औलिया, और उसके बाद में चिराग ए दिल्ली थे। तो लास्ट में चिराग ए दिल्ली थे, तो लास्ट में पहला ऑप्शन किस किस में है, इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन पहले नंबर पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इसमें भी है उसमें भी है। देख रहे हो आप लोग, क्वेश्चन बनाने वाले का थोड़ा दिमाग तुम देख रहे हो क्या, मतलब इस ऑप्शन पे और इस ऑप्शन पे आंसर जाने की संभावना बहुत तगड़ी है, क्योंकि अगर किसी को याद हो चिराग दिल्ली, ठीक है चिराग दिल्ली इसमें लास्ट में उसमें भी है, अच्छा मोइनुद्दीन चिश्ती पहले पे आएगा, ठीक है जी वो भी हो गया। अब बात हेर फेर इनकी हो रही है कि वो कौन सा रहेगा, तो पहले बाबा फरीद थे, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ठीक है आपका, ये सेकंड ऑप्शन जो है ना सवाल का हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट है या बिल्कुल ठीक है हमारा। नेक्स्ट है 1931 में तिप्पेरा तिरुपुरा जिसको कहते हैं, उस जमाने में इसको तिप्पेरा कहते थे, अभी वर्तमान में तिरुपुरा कहते हैं। इसके जिला मजिस्ट्रेट सटी वंश की हत्या जो है ना वो किसने की थी, तो ये सटी वंश की हत्या जो है ना वो की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, संती और सुनीति चौधरी के द्वारा, ठीक है ना, संती और सुनीति चौधरी। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा ठीक है। चलो त्रिपुरा के बारे में कमेंट में बताओ, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, चलिए जल्दी बताइएगा आप लोग, त्रिपुरा के बारे में बताइएगा। त्रिपुरा की राजधानी आप सभी बच्चों को शायद पता होगी, अगरतला है, ठीक है ना, अगरतला है इसकी राजधानी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बिप्लब कुमार देब, ठीक है ना, क्या है बिप्लब कुमार देब, ठीक है ना, बिप्लब कुमार देब जो है ना वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। और त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम क्या है, जो हरियाणा के राज्यपाल थे ना पहले वो त्रिपुरा के, वर्तमान में तो सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है ना, तो सत्यदेव नारायण आर्य ये याद कर लीजिएगा आप लोग, सत्यदेव नारायण आर्य वो यहाँ के राज्यपाल है। ये चीजें है तो बहुत बेसिक लेकिन काम जरूर आती है पेपरों में भी। गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था, मेरे हिसाब से इस क्लास का हर एक बच्चा बता सकता होगा। 8वीं से 12वीं जो सेंचुरी थी ना उसके दौरान 1020 के दौरान तोमर राजपूतों का जो है ना शासक चल रहा था गजनवी के आक्रमण के दौरान, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इन्होंने हालांकि तोमर नहीं लिखा, इन्होंने तोमरा लिखा है, लेकिन आंसर तोमर या तोमरा यही ठीक है आपका। यहाँ पे ये पढ़ा आपने बहुत होगा, हरियाणा जी के तो आपने रट मारी होगी यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये भी याद रहेगा आपको।
अगला सवाल क्या रहेगा हमारा कि भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन सा कथन जो है ना वो ठीक है। ऐसे सवाल पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, पढ़ने में तो खैर खुद को भी बहुत मजा आता है। भक्ति संत नामदेव के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा सही आंसर है। देखो वैसे 13वीं से 17वीं शताब्दी में ना बहुत सारे संत आए थे, जिनमें से ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे, कई सारे संत थे। और इनमें से ये नामदेव थे ना, इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। दोस्तों पहली बात इनकी ये लिखी गई है कि वे पंढरपुर के विट्ठल को पूजते थे। हाँ, ये विट्ठल भगवान की पूजा करते थे, एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को ही मानिएगा, जैसे एक छोटा सा पत्थर से या उसी टाइप में उसी में पूजा किया करते थे, विट्ठल भगवान की पूजा। दूसरी बात है कि ये गुजरात से थे, ये गलत है, ये गुजरात से नहीं थे। विट्ठल भगवान की पूजा करने वाले जर्नली आप लोगों को शायद पता होगा ये महाराष्ट्र के थे, या आपको वैसे भी पता होगा कि ये मराठी भजन बहुत लिखा करते थे। इनके मराठी भजन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। जो लोग थोड़ा बहुत भगवान को मानता है या थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखता है, देखो स्पिरिचुअलिटी भी दो प्रकार की होती है, मैं जैसे कई बार बोलता हूं ये, एक तो धार्मिक होना होता है और एक होता है धार्मिक के साथ साथ थोड़ी सी अपनी इंसानियत को भी बरकरार रखना होता है। कि कई कट्टर ऐसे धार्मिक हो जाते हैं तो वो सोचते हैं बस हमने जो देखा हमारे आजू बाजू जो मंदिर है वही भगवान है, इसके अलावा कहीं नहीं है। लेकिन एक होता है धर्म के साथ साथ अपनी इंसानियत को भी बरकरार रखना होता है, तो उसमें वो देखता है कि भारत में जहां जहां पे मंदिर है, जहां जहां भगवान है, वो उनको बराबर बराबर दर्जा देता है, इक्वलिटी से देता है। क्योंकि भगवान तो वाकई देखा जाए तो एक है, वो तो हम लोगों ने बना रखे हैं, कहीं विट्ठल बनाते हैं, कहीं कान्हा बनाते हैं, कहीं दुर्गा बनाते हैं, वो तो बात एक ही है, सारे तो एक ही है, देखा जाए तो अल्टीमेट तो सारे एक ही हैं ये। सो उस अकॉर्डिंग आप लोगों ने कभी ऐसे भजन सुना हो, थोड़ा सा पार्शियलिटी ना करके इक्वलिटी देख के, एक नजर से देख के, तो भगवान के विट्ठल के या यूं कहिएगा इन नामदेव के भजनों में बड़ा जिक्र आता है। ये मराठी भजन बहुत लिखते हैं, मतलब लिखे हुए इनके आज भी कई जगह पे गाया जाते हैं, ठीक है ना। तो भक्ति में इनका बड़ा सहयोग था आपका ये। अच्छा, वे दर्जी के पुत्र थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, इनके पिता दर्जी थे, खुद भी दर्जी थे, ये दर्जी के पुत्र ही थे ये। इन्होंने कई अभंग लिखे थे। अभंग का मतलब भजन ही तो होता है आपका, अभी तो बताया सर ने कि मराठी भजन लिखे थे ना इन्होंने। तो इस सवाल में से ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका वो तो कट गया। अब आप देख लीजिएगा कौन सा ठीक है। 1, 3 और 4 ये ठीक है। 1, 3 और 4 किस में ठीक पड़ रहा है? सी में ठीक पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। पेपर मुश्किल नहीं लग रहा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पेपर था, लेकिन अब सर क्या करें, पेपर में बैठे तब तो हवा गुल होती है ना, यहाँ तो सब कुछ इंटरेस्टिंग ही लगता है एक्चुअली देखा जाए। पर हाँ, अभी आप लोगों को थोड़ा सीख लेनी है इस चीज से, है ना, ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ ना कर पाए आप। चलो जी, नीचे दिए गए भारत के 4 पुरातात्विक स्थल बताइएगा। इनमें से 4 पुरातात्विक स्थल के बारे में हमें बताना है। एस्ट्रोलॉजिकल साइट्स के बारे में आप लोगों को बात करनी है, तो कौन कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल साइट रहेगी। तो देखिएगा सबसे पहले जो है ना आपके, अच्छा इनमें से थोड़ा ये भी बताना है, सारी एस्ट्रोलॉजिकल साइट है वैसे, पर उत्तर से दक्षिण तक जो है ना वो थोड़ा सा सेट भी करना है इनको, उत्तर से दक्षिण की ओर सेट करते हैं इनको हम लोग। तो सबसे पहले उत्तर में आएंगे तो बुर्ज होम की साइड आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। एस सबसे पहले किस में दिख रहा है? एस ए में है, एस डी में भी है, मतलब ऑप्शन ये कट गया, ऑप्शन ये वाला कट गया, है ना। उसके बाद में वो नहीं है, ठीक है, भीमबेटका। उसके बाद में ये भीमबेटका के बाद में, ठीक है, बस ऑप्शन ये हो गया आपका। पिक्कल हल हो आ गया और अंटी राम पक्कम आ गया, ठीक है ना। दक्षिण में आ गए ना ये वाले, ठीक है ना। यो मध्य में आ गया, यो उत्तर में आ गया, ठीक है, सही है आपका। तो डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। उत्तर से आ गए हम लोग। भीमबेटका तो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कई सारी चित्रकारों से जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध जानी जाती है आपकी। तो उत्तर से दक्षिण में आप लोग वैसे भी आ गए। इजी सवाल था वैसे, देखा जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंधित था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को जो है ना वो दिया जाता है, अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता है। ये शब्द कौन सा था? इस शब्द का मतलब है इजारा शब्द था, ठीक है ना। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर को 11वीं क्लास को पढ़ना, तब आपको ये शब्द देखने को मिलेगा। प्राचीन इतिहास देखो क्या है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि करंट अफेयर की बात है, सीबीएसई ने क्या किया कि मुगल दरबार को हटा दिया। वो इसलिए हटा दिया कि क्या है कि उससे वो इन्वेडर्स थे, ठीक है ना, कहते वो लुटेरे थे, भारत का वास्तविक इतिहास नहीं था वो। भारत का वास्तविक इतिहास अगर देखना है तो प्राचीन भारत में बहुत अच्छा खासा डूबा हुआ इतिहास है हमारे प्यारे भारत का। और उसमें ये कहा गया कि 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसमें एक ऐसे, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण जो टैक्स लिया जाता था उसका अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था, और उसी को कहा करते थे, इजारा का नाम दिया करते थे ये लोग, ठीक है।
अगली बात आती है मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी पर था। ये सवाल वैसे एचएसएससी ने तो खैर मैंने देखा, एसएससी सीएचएसएल वगैरह उन पेपरों में तो बहुत बार आया है आपका। मुगल शब्द है, एक्चुअली ये देखा जाए तो एक अरबी शब्द है ये, इसका मतलब होता है शासकीय व्यवस्था जो की जाती है ना, उसी को ही बोला करते हैं मनसबदारी। तो जात मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं के संबंध जात और सवार थे, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही रहेगा। अब देखो एसएससी ने तो इसको ये पूछ लिया कि मनसबदारी शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो उसका आंसर रह जाएगा क्या अरबी शब्द है। या मनसबदारी प्रथा का मतलब क्या था, तो शासकीय अधिकारी जो होता था ना उसको ही मनसबदार कहा करते थे, उस प्रथा का नाम वैसे हो गया। लेकिन यहां पे इसका सही आंसर मतलब उन्होंने थोड़ा और तरीके से पूछ लिया कि इस प्रथा की विशेषता बता दीजिएगा, तो विशेषता इसकी जात और पवार जो है ना, इस सवाल का आपका आंसर नंबर ए जो है ना 16 का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो जी 17 सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। 17वें सवाल को देखते हैं तो क्या है कि औपनिवेशिक भारत में भूमि के राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना वो सही नहीं है। औपनिवेशिक भारत की बात कर रहे हो आप लोग, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इसमें से गलत दिखाई दे रही है। पहली स्टेटमेंट दिख रही है क्या दी, 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त जो है ना वो लागू किया था। यही सही नहीं है, ठीक है ना, यही सही नहीं है, ठीक है ना, लागू नहीं किया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक नहीं है। जमींदारों को अपनी जमींदारी में पूरी जमीन के मालिक के रूप में मान्यता प्राप्त, सही है, इसने भूमि स्वामित्व वंशानुगत बनाया था, बिल्कुल। जमींदारों को जमीन बेचने का अधिकार बिल्कुल दिया था, लेकिन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया ऐसा कुछ नहीं था आपका, तो आंसर जो है ना इसका ए वाला ही गलत हो रहा है यहाँ पे। वंशानुगत अगर बाप की जमीन है तो बेटे के पास में जमीन आ रही है, वो तो अभी बनाया था, बिल्कुल सही बात है, वो चला भी आ रहा है अभी। मध्यकाल भारत का एक सवाल तो आ गया है, लेकिन सवाल उन्होंने बड़ा थोड़ा सा घुमा के पूछा है तुमसे, सीधा सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछा है इन्होंने, ठीक है ना। परमानेंट सेटलमेंट 1793, बिल्कुल सही बात। अगली बात पे आते हैं हम लोग, तो क्या हाँ इन्होंने लिखा है 18वें सवाल में कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इस इतिहास में पियत्रा ड्यूरा शब्द जो है ना ये किससे रिलेटेड है। ये पियत्रा ड्यूरा शब्द जो है ना ये किससे रिलेटेड है ये भी बताना है आपको। तो देखो पहला ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पे कि दक्कन में प्रचलित एक वस्त्र डिजाइनर था, ऐसा सवाल का ऑप्शन है कि दक्कन में प्रचलित एक वस्त्र डिजाइनर था, किससे संबंधित हो, तो देखो ये तो बात है गलत। संगमरमर या बलवा पत्थर में नक्काशी के लिए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत जो उसको बना देते हैं, मतलब आपने कभी देखा होगा कि जैसे संगमरमर का डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें दाने से डाल देते हैं ना थोड़े चमकीले पत्थरों की, एक्चुअली पियत्रा ड्यूरा वर्ड जो है ना उसी से ही रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। मुगल विवाह की रस्मों में बजाए जाने वाले कई तरह के वाद्य यंत्र है, ब्याह में तो बाजरी यंत्र भैया, एक तरह की रंगीन तस्वीर है ना जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना ठीक है। जिन्होंने थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा है ना तो उसका भी याद रख लेना है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। चलिए 19 नंबर सवाल को जो है ना आंसर हम देते हैं। अच्छा कोई आंसर की पे एलिगेट नहीं कर सकता, एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने फॉलो की है, ठीक है ना, तो कोई एलिगेशन वाली बात ही नहीं आंसर की पे। तो हाँ जी, संविधान के बुनियादी ढांचे में संबंधित निम्न मामलों को काल क्रमबद्ध जो है ना वो थोड़ा सा सेट करिएगा। संविधान के बुनियादी ढांचों की बात करता हूं, देखो इनको हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है ना, इनको सेट करें हम लोग, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आता हूं, इनको सेट करें तो कि आपको पहले पढ़ा तो दूं मैं कि कहां कहां से सेट करेंगे। इनके लिए एक स्लाइड होगी कहीं ना कहीं। आ जाओ भैया, तुम इधर आ जाओ, तुम और इधर आ जाओ, तुम इधर आओ, अब आओ, चुप मत बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, शर्माया नहीं करते। हाँ जी, थोड़े साफ हो जाओ, हो गए साफ, हो गए सर। हाँ अभी देखो इनको आप लोग, तुम्हें दिखाई दे रहे, तुम्हें दिखाई नहीं भी देंगे तो तुम्हें दिखाई देने का काम हम लोग जो है ना वो करवाएंगे अभी। चलो जी, तुम इधर आओ बेटा, थोड़े इधर आओ, तुम इधर आओ और थोड़े से बड़े हो जाओ, दिखाई दे देंगे, ठीक है जी, डोलो मत, सीधे खड़े हो जाओ, ठीक है, सीधे खड़े हो गए सर। अब आओ यहाँ पे, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है सर, हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो अब ये जितने भी मामले हैं ना संविधान वाले, ये तकरीबन 8-9 मामले हैं, 9 मामले हैं, गिनती के 9 मामले, इन 9 मामलों को याद कर लो तो मतलब सारा स्यापा ही खत्म हो जाएगा। पहला मामला देखते हैं क्या है आपका, साल के साथ बता रहा हूं। सबसे पहला मामला शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार के था 1951 में। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पे निर्णय क्या आया था वो सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि
संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधित करने की शक्ति है। ये पेपर में ये वाली बात से ये पूछी जा सकती है और ये वाली बात यहां पूछी जा सकती है। बस सिविल सर्विस एग्जाम का प्री फैक्चुअल टाइप का है, लेकिन थोड़ा डिटेल फैक्चुअल है हमारे प्री इस एचसीएस का, तो उस आधार पे ये बात अभी आपसे पेपर में पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किस हिस्से में संशोधन करने की शक्ति दी थी, ये मामला कौन सा था, तो ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का था। कौन से वर्ष का था, ये 1951 का था। पहला मामला कंप्लीट हुआ हमारा। अब दूसरे मामले पे आते हैं हम लोग। दूसरा मामला इसके अंदर क्या था भैया, दूसरा मामला इसके अंदर हमारे पास में ये है कि अरे भाई हाँ जी, दूसरा मामला हमारे पास में ये आया है कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, ये था 1965 में आया था। फिर संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, ये भी इस मामले के अंदर सुनवाई थी। मतलब पहला मामला था आपका संकरी वाला, उसमें भी सेम, और सज्जन सिंह बनाम है उसमें भी आपको सेम देखने को मिला। तीसरे मामले की बात करते हो तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का, बहुत ही फेमस, आपके सवाल के अंदर आज जो पेपर में सवाल है ना उसमें भी ये मामला है। संसद को संविधान के भाग नंबर 3 जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है, इन्होंने कहा था, जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था, बहुत ही ज्यादा चर्चा में आया था ये आपका। उसके बाद में अगली बात पे आते हैं हम लोग, तो अगली बात पे आपका जो है ना चौथा जो है ना वो केस निकल के आया, और चौथा केस क्या था, केशवानंद भारती का, जो अपने आप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है केशवानंद भारती वाला, तो ठीक है ना, जो आपके लगभग पेपरों में आता ही है, इवन एसएससी या एचएसएससी के पेपरों में भी इसको पूछने की भी कोई मनाही नहीं है, पूछ भी सकते हैं वो, एसएससी ने पूछा भी है। केशवानंद भारती बनाम केरल 1971, पॉलिटी जिसने पढ़ी है इसको जरूर पढ़ा होगा। संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन बुनियादी संरचना को कमजोर नहीं कर सकती है, ये बात बहुत ही पॉपुलर है और आज भी इसको बहुत हद तक फॉलो कर रहे हो आप लोग और हम लोग भी, ठीक है। उसके बाद में बात आती है, अगला मामला हमारे पास में 5वें नंबर पे था। पांचवा मामला हमें क्या कह रहा था, ठीक है ना, पांचवा मामला हमें क्या कह रहा था मैं बताता हूं, ठीक है ना। 5वें नंबर का मामला थोड़ा सा जूम हो गया, आपको दिखाई भी दे रहा है, हाँ ठीक है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ये कौन से साल में था, 1975 में था। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना की अपनी अवधारणा की भी पुष्टि की थी इसके अंदर। छठवां मामला जो आपके पेपर में आया हुआ है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, 1980 के अंदर था, ठीक है ना। बुनियादी विशेषता में न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को जोड़ना, बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित किया गया, ये बात कही गई। मतलब ये न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनके बीच में आपस में बैलेंस बनाना है। ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार का मामला निकल के आया था, 1980 के अंदर आया था। सातवें मामले की बात करते हैं हम लोग। सातवां क्या था, सातवां था की हितो होलान, ठीक है ना, की हितो होलोहन बनाम जाची हुल्लू मामला। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात थी, 1992 के अंदर था ये। उसके बाद आया था आपका इंदिरा साहानी बनाम भारत सरकार, ये भी 1992 का था, कानून शासन बुनियादी विशेषता था। और उसके बाद में लास्ट था आपका SR बोमई बनाम भारत था, ये संघीय सांचेते भारत को एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, सामाजिक न्याय, उनमें जोड़ना था। तो टोटल 9 थे, लेकिन ज्यादा फेमस एक तो ये मिनर्वा था, एक केशवानंद भारती था, एक गोलकनाथ था, ठीक है ना। ये 3-4 ज्यादा ही फेमस है जो बार बार चक्कर पेपर में कूटते हैं, आपके बहुत बहुत आ जाते हैं। अब इस सवाल को आप लोग देख लो और इसका आंसर देने की कोशिश भी कर लो आप लोग, क्या रहने वाला है आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनमें कौन सा था, देखो आपने इस लिस्ट में पढ़ा था, गोलकनाथ पढ़ा था, ठीक है ना। सबसे पहले तो गोलकनाथ, उसके बाद में केशवानंद भारती, उसके बाद इंदिरा और उसके बाद मिनर्वा। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। साल कालक्रम मैंने सारे बता दिए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस सवाल का सही आंसर जो है ना वो क्या कर रहेगा, आपका आंसर नंबर बी ठीक रहेगा। 19 नंबर का सवाल जो है ना बी ठीक रहेगा। चलो जी अगला सवाल आपको बताते हैं, 20वां सवाल क्या रहेगा। अच्छा 20वां सवाल है तो इजी, लेकिन इन्होंने ना थोड़ा घुमा के दे दिया। वित्त विधेयक केवल निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निचला सदन लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो पहली बात क्या है कि ए और आर दोनों ठीक हैं। आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वित्त विधेयक निचले सदन में पास होते हैं, सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये तो कट गया। ए और आर दोनों ठीक है, हाँ ठीक तो दोनों ही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, हाँ ये सही आंसर,
ये तो दोनों हो ही नहीं सकते दोनों। देखो अलग अलग इंडिविजुअली देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात ने इसकी डेफिनेशन तो नहीं दी ना कोई भी, कि मतलब वित्त के बारे में तो बात ही नहीं की। इसने तो ये कहा है कि हाँ ठीक है, निचले वाला प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसके अंदर। ये तो बात सही कही है आपकी, ठीक है, तो ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन डेफिनेशन कोई किसी की दे नहीं रहा है। दैट्स वाई इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इजी सवाल है, बस थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ जो है ना आपके दिमाग में कहीं ना कहीं शायद ये कर दे, तो आपको खैर करना ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो जी, थोड़ा और आगे बढ़ते, 20 सवाल कर दिए, 25 करवा देता हूं आज की क्लास में, ठीक है ना, बाकी कल करवा दूंगा, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा सुरक्षित करने का भाव जो है ना वो किसके अंदर आता है? थोड़ा सा इजी सवाल है ये, तो कुछ ज्यादा मुश्किल सवालों में से नहीं आया है आपका, ठीक है ना। तो ये बात संविधान की प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इसको सुनिश्चित और संरक्षित करने का भाव जो है ना वो प्रस्तावना के अंदर ही आता है आपका, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि भारत और संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द जो है ना वो कौन सी क्रांति से रिलेटेड दिखाई देते हैं आपको? तो एक्चुअली ये सारे जो है ना फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड दिखते हैं। जिस बच्चे ने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी है ना उनके लिए बहुत ही वैल्यूबल हो गया था ये वाला टॉपिक, तो फ्रांस की क्रांति इसका सही आंसर रहेगा। ये भी एक वन लाइनर सवाल था, है तो फैक्चुअली। अगेन एक बहुत फैक्चुअल सवाल, बहुत ही फैक्चुअल सवाल ये वाला, तो मतलब भारत के संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? मतलब ये बात तो शायद एचएसएससी वाले बच्चे, एसएससी वाले, हर कोई बच्चा जानता होगा शायद, ठीक है ना। मतलब किसी भी स्टेट की भी तैयारी कर रहा हो हर कोई जानता होगा कि भारत के संविधान में हमारे भारत देश का नाम क्या। चलो जल्दी बताओ मुझे कमेंट में कौन सही इसका आंसर देने वाला है। हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष का है, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान का है, इंडिया अर्थात भारत का है, भारत देश अर्थात इंडिया का है। चलो जो बताओ 22वें सवाल, सॉरी 22 नहीं 23वां सवाल है ना ये, हाँ 23वां सवाल का आंसर जो है ना सही क्या रहेगा? जल्दी बताओ 23वां सवाल का आंसर सही क्या? बताओ ए बी सी डी में से जल्दी आंसर बताओ, मैं देखता हूं कि इस सवाल का आंसर कितने लोग सही देते हैं। 1789 ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति सही जवाब है, लेकिन इसका आंसर बताओ। मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है, आंसर इसका इंडिया अर्थात भारत है। बिल्कुल सही जवाब भी दिया, गलत नहीं दिया। देखो ऐसे बारीकी भी पढ़ लेना। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख जो है ना ये बात कौन से भाग में लिखी गई है? तो संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये बात लिखी गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर लिखी गई है। जब आप लोग आर्टिकल 35 से आगे बढ़ जाते हो ना, और जब आप लोग 36 से आगे बढ़ जाते हो, मतलब 12 से 35 36 तक, 35 तक तो आप तो वही पढ़ा करते हो मौलिक अधिकार, फिर आगे आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा करते हो 51 तक आते आते, तो उनके अंदर ये बात कही गई है शांति सुरक्षा के संवर्धन से। लेकिन ध्यान देना ये कानूनी संरक्षण नहीं है, ये कानूनी संरक्षण पे बात नहीं आती है। लठ बजाने में मतलब शांति कई, जैसे दो राज्यों के बीच में लठ बच गए, या अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखनी है, मान लो हरियाणा ने जापान पे जाके बम नहीं फोड़ना, तो उस प्रकार की बातें सारी आई तो गई है। आर्टिकल नंबर आपके जो इसमें आई है 36 से 51 के बीच में ही आती है, जिसको आप लोग कहा करते हो क्या, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाना करते हो, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय शांति 51 में भी कही गई है, ठीक है ना, इंटरनेशनल शांति आर्टिकल, मतलब ये 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, कहने का मतलब ये है। अगला हमारा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? बताओ 25वें सवाल का आंसर इस क्लास का हर एक बच्चे को आता होगा। कोई भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन करता है तो उसके लिए सीधा सीधा जो है ना चला जाता है, कहां चला जाता है? वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ध्यान देना, जिसमें रिटें भी जारी की गई है, शायद आपको याद होगा रिटें जारी की गई है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, और ये आपका दूसरा जो हाई कोर्ट भी है। आर्टिकल दोनों के आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं। इस सवाल का आर्टिकल का आंसर तो खैर इस क्लास का हर एक बच्चा ही दे देगा।
और हाई कोर्ट वाला और बता देना मुझे आप लोग क्या रहेगा। इसका आंसर तो आर्टिकल नंबर 32 है। संविधान की आत्मा किसने कहा था, इसे बता सकते हो आप लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो आयरलैंड से लिए गए हैं, सही बात है आपकी। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है इसी के अकॉर्डिंग ही, है ना। चलो अगला सवाल आपका कौन सा है जी? 26 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा? 26 नंबर सवाल, लिस्ट जो है ना वो मैच करनी है। 26वें सवाल में लिस्ट दे रखी है हमें और ये मैच करनी है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है ना। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मिलान करिएगा, कर लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून, बड़ा इजी सवाल है यार, क्या है तो इंग्लिश में पढ़ लेते तो क्या फर्क पड़ता है। दल बदल की जब भी बात आती है तो मुझे 10वीं अनुसूची याद आती है, पक्का याद आती है, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची मुझे जरूर याद आती है दल बदल की जब भी, क्योंकि इसलिए याद आती है कि द से दल और द से 10 ऐसा कुछ लिखा जाता है आपका, है ना। तो इस करके सीधी सीधी बात याद आती है। पर देखते हैं इसके अंदर हमारा, पहले देखते हैं हम लोग क्या है कि मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है ना वो किस में है। मान्यता प्राप्त भाषाएं पहली अनुसूची में ही है। देश के बारे में सब कुछ आपकी है पहली अनुसूची, नहीं पहली में नहीं, भाषाएं 8वीं में, माफ करना यार, पहली नहीं 8वीं में है। इरेजर कहाँ, इरेजर ऐसे ही आ जाएगा शायद, ये रे। भाषाएं आपकी कहाँ लिखी गई है? भाषाएं आपकी है 8वीं अनुसूची के अंदर है। तो पहले का तो 4 हो गया आपका, ठीक है ना। दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो इसमें 10वीं अनुसूची सर ने अभी बताई थी, इसका दूसरा हो गया। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो ये पहली के अंदर ही है। शुरू के अंदर भारत में कितने देश होंगे, कितने मतलब भारत में कितने राज्य होंगे, कितने यूनियन टेरिटरी होंगे, वो सब कुछ इसी में ही आएगा। राज्यसभा की सीटें जैसे हरियाणा राज्य से 5 है, तो ये बातें जो है ना वो लिखी गई है 4थी अनुसूची में। 4थी कहाँ पे है इसमें? ये रही 4थी अनुसूची। और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां बच गई एक ही लास्ट यहाँ पे, तो ये रही 5वीं। अब मिलान करना आंसर इसका ठीक कौन सा बैठ रहा है भैया तुम्हारा? जूम कर दो सर, और कितना जूम करूं यार मैं, और ज्यादा जूम हो जाए गड़बड़ हो जाएगी ज्यादा। इतना जूम तो हो सकता है थोड़ा सा और है। हाँ, तो इस सवाल का ठीक आंसर अब क्या है आपका? ठीक है, इस सवाल का आंसर ठीक सी बैठ रहा है, ठीक है ना आपका। जूम करने की शॉर्टकट की क्या होती है कीबोर्ड में? F11 होती है। सीईटी वालों के लिए भी बैच जल्दी लेके आऊंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, HCS की जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है टेस्ट सीरीज के लिए चाहता है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे चला जा सकता है। वो स्टार IQ एप्लीकेशन पे HCS के रिगार्डिंग अपडेटेड टेस्ट सीरीज जो है ना CSET और GS के लिए वहां पे अपडेट कर दी गई है। एप्लीकेशन पे जरूर विजिट करें स्टार IQ एप्लीकेशन पे, ठीक है। HCS रीओपन होंगे क्या? नहीं, अभी तक तो कोई संभावना नहीं है, आगे की बात है, ये वाले तो नहीं हो सकते। चलो, ये सवाल मैं आपको कल पढ़ा रहा था, अभी फोकस करिएगा कंटेंट पे आप लोग, बातों पे नहीं। बातें तो देखो चलती रहेगी, कंटेंट जरूरी है हमारे लिए। थोड़ा वक्त है तो उस थोड़े वक्त को यूटिलाइज करो। हाँ, तो सवाल नंबर 27वां जो है ना हमारा, वो क्या कह रहा है हमें कि निम्न में से भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के दर्जे को प्रदत्त करने वाले कालक्रम जो है ना उनका सही कौन सा है, ये बताइएगा। तो इस सवाल का सही आंसर आपका बी था, ठीक है ना। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, बी वाला ऑप्शन था। तो फैक्चुअल ही ये सवाल ज्यादा वो नहीं था कि हम कह सकते कि ये फैक्चुअल ना हो, बाकी इजी सवाल में से एक था ये आपका। चलो अगला सवाल, मतलब इसका मतलब ये है कि हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो भारतीय सभी राज्य कब कब बने थे उनका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन ना लेना आप लोग, ठीक है ना। और अगला सवाल हमारा ये कि निम्न कथनों पर विचार करिएगा। ये एक पॉइंट है जो बहुत ही अच्छे वाले सवालों में से एक आता है। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है तथा मौलिक अधिकार नहीं है। पहला तो पॉइंट आपके पास में है, ये आता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार जो है ना वो नहीं है। अगला है कि देखो ये बात अभी इस पे विचार करें तो ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, ठीक है ना, इस बात में कोई गड़बड़ नहीं है आपकी यहाँ पे। अच्छा जी, इस बात को पढ़े, मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार में कभी भी आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा कि आपको वोट देने का अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स में आपने 12 से लेके 35 अनुच्छेद पढ़ डाले, लेकिन कहीं पे भी आप लोग ने जो ना वो कहीं नहीं पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार के बारे में, मतलब मतदान करने के लिए। हाँ, यहाँ एक फैक्ट याद ये कर सकते हो, चलता चलता कोशिश तो करूंगा थोड़ा कम बताऊं, आंसर ही सारे 75 करवा दूं। 25 जनवरी की बात करूंगा मैं। 25 जनवरी को जो है ना वो वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तीसरा पॉइंट,
आर्टिकल नंबर 300A है, भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाहित किया गया है। हाँ, ये बात भी सही है आपका। ये अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से ये वाला संबंधित नहीं है। ये पॉइंट आपका कट गया। 1, 2, 3 जिस भी ऑप्शन में आपको लग रहा है वो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसमें तो नहीं है, इसमें ठीक दिख रहा है 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का आपका वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना आप लोग यहाँ पे। तो ये आपका मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसी करके ये वाला आंसर गलत हो गया हमारा। चलो जी, अगला सवाल आपको पढ़ाते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 29 नंबर सवाल को पढ़िएगा, क्या है कथन सत्य नहीं है, कौन सा नहीं है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। ये बात तो ठीक है, गलत तो नहीं है ये वाली बात। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था। नहीं, जब ये बात ही होगी तो ये कैसे, ये तो गलत होगी। यही गलत होगी तो आंसर भी यही आ गया आपका, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अगर इसको पढ़ें तो एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, ये भी ठीक है। तो यही बात गलत है क्योंकि ऊपर वाली बात का इसका आंसर इसमें हमें दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। चलो सर जी, ये सवाल 29वां हुआ। 30वां सवाल की ओर जाते हैं। तो 30वां सवाल हमें क्या कहता है। 30वां सवाल है कि निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 में है। 21 में है उल्लेख, किसका है। विधि का शासन, ठीक है ना, विधि का शासन नहीं है, ठीक है ना, विधि का शासन उल्लेख में नहीं है। विधि की उचित प्रक्रिया, ये भी नहीं है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हाँ ये है आपकी, मतलब क्या है, कानून की प्रक्रिया। आपको जीने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम आपका जो है ना पूरा पूरा राइट है आपके पास, जीने का अधिकार। और अगर आप लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हो तो आपको सजा होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया वाली चीजें जो है वो इसके अंदर आती है आपकी। तो आपका 30वां सवाल है ना, इसका आंसर नंबर सी ठीक रहेगा। विधि के समक्ष समानता वो नहीं है, समानता वाला तो आर्टिकल 14 में आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये यहाँ नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा आपका। 31वें सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। 31वां सवाल हमें क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 31 तो 31वां सवाल है कि भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का जो प्रथम बैच है वो शामिल किया गया। ये करंट अफेयर का सवाल है। इस सवाल का सही आंसर था आपका स्क्वाड्रन 17, गोल्डन एरोज इसका नाम था आपका। शायद किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो इसकी तारीख भी एग्जैक्ट है, मैंने हरियाणा करंट अफेयर में पढ़ाया भी था। तारीख आपको बता रहा हूं मैं, 29 जुलाई 2020 की बात है। इस सेम तारीख का मेरा हरियाणा करंट अफेयर का वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने ये सेम बातें समझा रखी है। स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज 28, 29, 30 2-3 दिनों के अंदर ये चली थी बातें। और अंबाला एयरवेज के अंदर आप लोगों को शायद याद होगा, ठीक है ना। ये भारतीय वायुसेना का स्क्वाड्रन में राफेल जो लड़ाकू जेट विमान है इनका पहला बैच शामिल किया गया। और इसमें से हरियाणा का एक लड़का है गुरुग्राम के बसई का रोहित कटारिया, जो इन 5 फाइटर जेट में से एक फाइटर जेट को उड़ा के लेके आया था। शायद आपको वो भी बात याद आ रही हो। चलो सर, अगला सवाल आपके आगे है यहाँ पे क्या कि निम्नलिखित को सुमेलित करिएगा, मतलब आपस में मैच करना है आपको इनमें से कि कौन कौन सा सही आपका रहेगा। तो देखते हैं हम लोग पहले की मैच करते हैं। तो SEO व्यापार, राजनीति और संस्कृति से रिलेटेड है, ठीक है रिलेटेड, क्यों नहीं रिलेटेड है, सही है आपका। पहले का यही है। सेकंड का क्वाड की बारे में बात करते हैं तो क्वाड एक रणनीतिक मंच है आपका। आसियान की बात करते हैं हम लोग तो आसियान जो है ना एक आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा से रिलेटेड जुड़ा हुआ एक आपका मंच है। और मेड की बात करते हैं तो एक न्यूक्लियर हथियार के अंदर आता है आपका। तो पहले का ए इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। सेकंड का डी इसी में ही है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, ठीक है। चलो जी, अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। 11 फरवरी 2020 को WHO जो संगठन है ना, उन्होंने क्या किया था, WHO ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी के नाम का आधिकारिक घोषणा की थी। इसे कोविड-19 विषाणु का नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को बताना था कि आर्थिक आधिकारिक नाम को बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना इसका सही आंसर रहने वाला है, मतलब इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है ना वो क्या रहेगा आपका, ये बताइएगा।
होगा? तो पहला ऑप्शन है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E SCOV229E, या इसका आंसर आपका है कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, यही है। इसका आपने कभी पढ़ा हो तो ये सार्स करके बड़ा ही पॉपुलर हुआ था, शायद आप लोग इसको ना पढ़ पाए तो ये जरूर पढ़ पा सकते हैं, सार्स CoV-2, ये बड़ा ही फेमस हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था आपका। तो इस सवाल का आंसर नंबर सी जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा, सार्स CoV-2 कोरोना वायरस। कोविड का नाम, कोविड का भी फुल फॉर्म है COVID, कोविड, ठीक है ना। कोरोना वायरस डिजीज 19 मतलब 2019, ये तारीख भी अपने आप में करंट अफेयर है। 11 फरवरी 2020 को इसको कोरोना वायरस 2019 का नाम दिया गया। और एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं तुम्हें, इसको 11 मार्च के दिन, ठीक है ना, 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को पेंडेमिक घोषित किया गया था, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको पेंडेमिक तुमसे पूछे कि कौन सी तारीख को घोषित किया गया था, 11 मार्च 2020 को। और भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने इसको पेंडेमिक घोषित किया था, तो उस राज्य का नाम क्या रहेगा? उस राज्य का नाम है आपका हरियाणा राज्य है, याद रखना। तारीख तो फिक्स नहीं है लेकिन 18-19 मार्च के अकॉर्डिंग ये आसपास है आपका, याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो जी आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा? सी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि प्रवासी भारतीय नागरिक, जिसको आप लोग जो है ना OCI के नाम से यहाँ पे जानने वाले हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करते हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा कि इनमें से कौन सा जो पॉइंट है आप लोगों का वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। तो इस सवाल का सही आंसर जो है ना आपका वो क्या रहेगा, देख लेते हैं हम लोग। OCI कृषि एवं भूमि खरीद सकता है? नहीं जी, ये नहीं है ऐसा। OCI चिकित्सा, अधिवक्ता, वास्तुविद तथा चार्टर्ड अकाउंट का पेशा अपना सकता है? हाँ, ये सही है। OCI को उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्रीय सरकार या सक्षम अधिकार संरक्षित या निर्बाधित पर प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। हाँ, ये भी बात ठीक है। इन्हीं को इंग्लिश में अगर मैं बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, OCI कैन परचेज द प्रोफेशंस ऑफ डॉक्टर, एडवोकेट एंड आर्किटेक्ट ऑफ एंड चार्टर्ड अकाउंटर। और सी ऑप्शन है आपका, OCI नीड्स स्पेशल परमिट टू विजिट any area in India notified as protected restricted provided by the central government of commanded authority। तो इस सवाल का आंसर जो है ना आपका वो इसके अकॉर्डिंग दूसरा, अच्छा चौथा ऑप्शन भी क्या है? OCI किसी भी अनुसंधान, किसी भी मशीनरी या पत्रकारिता गतिविधि का प्रारंभ, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना ठीक रहेगा। दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है ना आपका यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल करवाएंगे, अभी एक बार के लिए डियर इसको समझे हम लोग, ठीक है ना। चलो 35वें सवाल की ओर जाते हैं हम लोग, क्या रहेगा? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की गाइडलाइन की बात करते हैं। गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 जो है ना ये IT एक्ट वाले आपके आ गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल था ये वाला। तो इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा देखते हैं। पहला है, गाइडलाइन केवल ओवर द टैप OTT प्लेटफॉर्म के लिए थी। ना जी, ऐसा कुछ नहीं था, इनके लिए कुछ नहीं थी। इनमें बिचौलिए जो इंटरमीडिएट्स होते हैं इनके कोड को प्रोसीजर के लिए सेफ गार्ड जैसा कोई गाइडलाइन में परिभाषित है, ये सही है। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक ओवरसाइट मैकेनिज्म तैयार करेगा, ये भी सही है आपका। और बिचौलियों को नियमों के तहत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा, ये पॉइंट भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन का एक ही लाइन में मतलब समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग था ये। मान लेते हैं कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो लेकिन आपने कभी देखा होगा व्हाट्सएप पे पहली बार मैसेज करते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग ना, आपने एंड मैसेज कर दिया, उसने मैसेज कर दिया, बीच में कोई नहीं देख सकता, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। तो भाई कहीं शिकायत करनी हो तो शिकायत कहां करें जाके? कहीं तो ऐसा होना, जगह तो होना शिकायत करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार के बीच में जो एक इंटरमीडिएट्स जो है ना वो गवर्नमेंट को बनाना था, गवर्नमेंट के पास में सारी जानकारी होनी भी बहुत जरूरी थी। तो ये वाला था आपका, ये एक सिंपल सा था। अब ये खूब पॉपुलर भी हुआ था थोड़े दिनों पहले,
निम्न कथन पर विचार करिएगा। इस कथन की विचार कर लेते हैं हम लोग, क्या रहने वाला है, ठीक है ना। पहला पॉइंट है कि भारत की इच्छा है कि चाबहार बंदरगाह को 13 देशों के अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण गलियारा जिसको आप लोग बोला, जो कि आपका जो है ना भारत से रूस तक विस्तृत है, उसमें शामिल किया जाए। तो इनमें से जो है ना आपका उत्तर दक्षिण गलियारा जो आता है ना आपका, इसके अंदर जो आपका उत्तर दक्षिण गलियारा के सदस्य जो है ना वो इनमें से कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है ईरान, ये ईरान ही है, चीन नहीं है, इराक नहीं है, मंगोलिया भी नहीं है। पहला ही पॉइंट सही है इसका, केवल ईरान ही है इसके अंदर। ये चाबहार बंदरगाह ईरान का ही तो हिस्सा है, नाम ईरान के लिए आ ही गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके भी यहां से याद कर लेना, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है डियर, ठीक है ना। किस देश में द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड है। बार्गेनिंग कोड जो है ना इनमें से कौन से देश के अंदर है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका यूनाइटेड किंगडम, इसके अंदर तो नहीं है, कनाडा पे भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा, यही ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ यार, आपका क्लास में जो बच्चा, मैं आपको बड़ा सीरियसली कह रहा हूं कि जिनको बातें करनी है वो प्लीज क्लास को स्किप कर दीजिएगा, उनके लिए क्लास है ही नहीं, बनी ही नहीं है। ये क्लास केवल उनके लिए है। अब कई एक दो ने ऐसा सवाल पूछ रखा कि 2021 में पेपर हुआ तो अब सॉल्यूशन क्यों करवाना है, तो शायद उनको पता ही नहीं है कि 10 जुलाई को दोबारा पेपर होगा, पता ही नहीं है कि क्यों करवाना है, रीजन ही क्या है इस चीज का। तो यार जिस मार्ग तुम्हें जाना ही नहीं है उसका रास्ता तुम क्यों पूछने चले हो, बताइएगा। अगर तुम्हें वाकई पढ़ना है तो प्लीज इस क्लास में रहिएगा आप लोग, इस सवालों के जवाब दीजिएगा, इनके बारे में बातें पता है तो वो डिटेल से लिखिएगा। तो फालतू की ज्ञान देने की कोशिश मत करिएगा, ना फालतू की बातें करिएगा, अच्छा ही नहीं लगता। पढ़ने आए हो तो एक विद्यार्थी बन के क्लास में रहिएगा ताकि कुछ सीख पाओगे आप लोग, ठीक है ना। ये बहुत वैल्यूबल बात है, ठीक है। वरना देखो क्या है कि यार कहीं किसी चैनल पे चले जाओ, वहां पे बातें तो फिर करते रहोगे आप लोग। हाँ, और मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वैल्यूबल बात कह रहा हूँ, काम आएंगी ये बातें, बाद में सोचोगे भी इन बातों को। ये टाइम ऐसी चीजें लिख के क्या कमेंट में वेस्ट कर रहे हो, कोई काम की चीज लिखो ना, 2-3 चीजें, ताकि अच्छा भी लगेगा। ठीक है जी। सवाल हमारा 38वां क्या कहता है कि मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल सुरंग जो है ना ये किस श्रृंखला के ऊपर बनी है। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, खूब कंफ्यूज करने वाला था ये। ऑप्शन अगर ढंग से पढ़ो ना तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, देखो, उत्तरी पीर पंजाल श्रृंखला, पूर्वी पीर पंजाल, पश्चिमी पीर पंजाल, दक्षिणी, मतलब चारों दिशा इन्होंने दे दी थी। तो इस सवाल का जो सही आपका आंसर निकल के आ रहा था ना 38वें का, वो था पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी। और इसी अटल टनल को जो है ना अभी रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका नाम शामिल किया गया है। इसको बनाया किसने, इसको बनाया BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी। मतलब सड़क, पहाड़ों पे या बॉर्डर पे सड़क बनाता ही यही है। तो इस करके इसका सही आंसर रहेगा आपका पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा इसका हमारा। तिरुपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। तो इस मैत्री सेतु के बारे में आपसे एक सवाल पूछा था, ये सवाल मैंने फरवरी महीने में करंट अफेयर में करवाया था, ठीक है ना। और इस सवाल का सही आंसर क्या है कि तिरुपुरा में सबरूम तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच में है। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। ये सबरूम वर्ड है ना, इसको पकड़े रखना आप लोग, ठीक है ना। तिरुपुरा में सबरूम है, बांग्लादेश में सबरूम नहीं है। इसमें भी सबरूम था वैसे तो ऑप्शन में, लेकिन तिरुपुरा के सबरूम में तथा बांग्लादेश से रामगढ़ के बीच में फैनी नदी के ऊपर है। 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु है। पेपर ये हुआ था सितंबर में, करंट अफेयर ज्यादातर फरवरी मार्च के थे इसके अंदर। तो आप अंदाजा थोड़ा लगाते रहना कि पेपर के अंदर मुझे अब नेक्स्ट के लिए कैसे कैसे करंट अफेयर प्रिपेयर करने होंगे। बजरंग पूनिया ने निम्नलिखित में से किसे जीतकर मार्च 2021 में 65 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग जो है ना वो दोबारा हासिल करी है। तो विश्व की नंबर 1 रैंकिंग जो है ना उसको दोबारा हासिल किया है, किसको जीत के? नई दिल्ली में एशियन कुश्ती प्रतियोगिता ना, बेलग्रेड में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इंडिविजुअल वर्ल्ड कप ना, नूर सुल्तान में ना, रोम में मोटाओ पैलिकोने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट जीत के ऐसा इन्होंने किया है, ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ज्यादातर बच्चों ने इसमें नूर सुल्तान या नई दिल्ली सोचा था क्योंकि ये नाम पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा था, सुनने में भी। तो फिर जिन्होंने पढ़ने में अजीब लग रहा है, जाहिर सी बात है फिर तो अजीब ही लगेगा आंसर देने में भी। कंसिडर करना था, कुछ एक मिशन दे रखे हैं, कोविड-19 से रिलेटेड मिशन दे रखे हैं। तो कोविड-19 के मिशन क्या क्या है, थोड़ा जूम, ठीक है।
हाँ, तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग, पूरा एक पेज में आ गया सवाल। हाँ जी, पहला है कि मिशन कोविड सुरक्षा, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। मिशन कोविड सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? इसके अंदर कोविड वैक्सीन के विकास को जो है ना वो गति प्रदान करना, ठीक है ना। ठीक है, ये पॉइंट आपका, इसमें आप लोग अगर इस पॉइंट को जोड़ते हैं तो सही पॉइंट है, ये कोई गलत नहीं है इसके अंदर। कवच क्या है? फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान करना, नहीं है जी। वैक्सीन मैत्री, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी द्वारा निर्मित कोविड 19 वैक्सीन की आपूर्ति करवाना, ना जी। कोविड 19 नहीं, वैक्सीन मैत्री के अंदर था ये, ऐसी बात नहीं, वैक्सीन मैत्री में हाँ यही है। ठीक है, ठीक है, भारत ने ऐसा किया भी था बिल्कुल, ये जो आपका नीचे मालदीव है ना उनको भेजा भी था, सही है पॉइंट, गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, कवच में नहीं था। कोविड 19 स्त्री शक्ति चुनौती, कोविड 19 की एक समाधान चुनौती है जो माई गवर्नमेंट द्वारा महिला विश्व सहयोग से जो है ना लाया गया है, ना ये नहीं है। तो इसका एक भी ठीक था, 3 भी ठीक था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक है। आपका देखने में दिक्कत आ रही है जी, ठीक है ना, क्लियर नहीं, क्यों नहीं रहा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये सवाल थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे छोटा करना पड़ा, मैं बड़ा कर दूंगा, टेंशन ना लो। देखो अब बताओ दिख रहा है क्या? ठीक है, अब दिख रहा होगा। ऐसे तो खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं मेरी तरफ से। हाँ जी, तो क्या सवाल है आपका? अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। 42वां सवाल हमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक और गले का सैंपल नहीं चाहिए? यह जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर से चेन रिएक्शन टेस्ट है, जो आपका ये कोरोना का टेस्ट होता था, इसमें तो नाक और गले की जांच के सैंपल चाहिए होते हैं, नहीं क्यों चाहिए होते हैं? ठीक है, तो आंसर गलत हो गया आपका। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी के अंदर नाक और गले की टेस्ट नहीं होता है, इसमें तो केवल छोटा सा ब्लड का टिच ले लो यहां से ही, उसमें ही काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ऐसे कुछ सवाल तो इजी भी आए थे, जल्दी पढ़ने में हो रहे थे। ये सवाल देखो कितना इजी है, नोबेल प्राइज वाला आपको पक्का पढ़ के जाना है, 101% पढ़ना है। और अगर एक पता हो ना आपको तो सारे के सारे आंसर जो है ना आपको इजीली पता आते होंगे, ठीक है ना। चलो जी, तो 43वां सवाल जो है ना हम लोग पढ़ते हैं, क्या रहेगा आपका? 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करते हैं हम लोग। रॉबर्ट बी विल्सन ने जीता था भैया आर्थिक विज्ञान का जीता था। रोजर पेनरोज ने जो है ना वो जीता था, फिजिक्स का अवार्ड जीता था। जेनिफर डुडोना ने केमिस्ट्री का जीता था, ठीक है ना। और लुइस गलुक ने जो है ना वो फिर वो हाँ किसका जीता होगा आपका? वो तो साहित्य का ही जीता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। एक पता होना चाहिए था, बाकी सारे इस पे निकल जाएंगे। तो सिंपल सा सवाल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था आपका यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि 44वां सवाल क्या कहता है? गेबोर सेजोगे, ठीक है ना। गेबोर सेजोगे पुरस्कार के बारे में इनमें कौन सा कथन ठीक है? यह पुरस्कार यूएसए की द सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के द्वारा दिया जाता है, यही बात इसमें सही है पहली तो। दूसरी बात पे आते हैं, इसके अंदर यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है, ना जी। यह पुरस्कार ऑर्थोगोनल जो पॉलिनोमियल्स एंड विशेष फंक्शंस के लिए, अर्ली करियर रिसर्च के लिए, हाँ जी पॉलिनोमियल्स के लिए दिया जाता है, सही बात है ये भी आपकी। 2021 में पुरस्कार एक भारतीय को, हाँ जी ये भी ठीक है। 1-3-4 पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। नेक्स्ट सवाल फटाफट करिएगा, 45वें सवाल पे पहुंचे, 100 सवाल करने हमें, ठीक है ना। थोड़ा सा सेशन है, इसको जल्दी से करिएगा आप लोग। जस्टिस मदान बी लोकुर समिति को किस से संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया है? ये वाली समिति किस लिए बनाई गई है? ये वाली समिति बनाई है पराली जलाने से रोकने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का ठीक था आपका। 40वां सवाल क्या है कि भारत में वस्तु और सेवाओं पर परोक्ष कर सुधार के भाग में लागू किया गया था। कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर जो है ना कर की विशेषताएं हैं? तो कर की विशेषताएं इन पे कौन सी वस्तुओं से रिलेटेड है आपकी? तो इस सवाल को देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं इसको हम लोग। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी? तो जीएसटी के बिल्कुल बढ़िया वाले फीचर जो है ना आपके आगे क्या आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन और ऑन सेल्स ऑफ गुड्स।
गुड्स, नहीं जी ऐसा नहीं है, पहला ऑप्शन कट गया है आपका। हिंदी में बता देता हूं आपको, वस्तु और सेवाओं पर कर वस्तुओं के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवाओं पर लागू होता है, ऐसा नहीं है आपका। दूसरा ऑप्शन, वस्तु और सेवाओं पर वस्तु अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है, हाँ जी वस्तु और सेवाओं पर, इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस, हाँ इस पे अप्लाई होता है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशंस बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन, हाँ जीएसटी इज लाइव्ड एट रेट्स डिसाइड बाय जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही इसके रेट जो है ना डिसाइड किए जाते हैं आपके। तो 2, 3, 4 ही ठीक रहेगा, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। जीएसटी का सवाल बहुत डिटेल से पढ़ना, जीएसटी क्या है हमारा पढ़ेंगे इसको भी हम। अगला सवाल हमारा है 47वां सवाल की, भारत सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये बहुत बार आपने हरियाणा करंट अफेयर के अंदर पढ़ी होगी, बहुत बार। प्रधानमंत्री कुसुम योजना सोलर ऊर्जा वाले पंप है, सौर ऊर्जा वाले पंप, इतना ही पढ़ना था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना और सोलर ऊर्जा, बस बात खत्म। हरियाणा सरकार इसके लिए 75% की सब्सिडी देती है, पता हो तो किसी को, जिसमें से 45% जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट और 30% जो है ना वो दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। तो सीधी सी ही बात है आप लोगों को यहां से, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो सवाल है ना वो क्या रहेगा, 48वां सवाल क्या कहते हैं, व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा एवं संचय रिजर्व का अनुपात केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है, और इनका कौन से अनुपात के अंदर ये बात आती है, ठीक है ना। तो ये वाली बात इनमें से कौन से अनुपात के अंदर आती है, तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा कैश रिवर्स रेशो बोलते हैं इस चीज को, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, नगद कोष अनुपात, बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। 49वां सवाल हमारा क्या कहता है, 49 नंबर सवाल है ये, कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि, कब माना जाएगा, माना जाएगा इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होगा, ठीक है ना। मतलब जो बचा हुआ ऋण है, ठीक है ना, इट इज रिक्वायर्ड टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, जो बचा हुआ है उसके लिए उधार लेना होगा। तो नंबर ऑप्शन बी जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। ये कुत्ते लग गए भैया। भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली के अंदर क्या है, आ गया आपका बहुत गजब वाला सवाल, ठीक है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था बहुत बार पढ़ी होगी आप लोगों ने, इसका सही आंसर है किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे दिया करते थे। 100 बार पढ़ ली होगी आपने, पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे इसको तो, ठीक है ना। जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हो तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जरूर पढ़ी होगी। कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था, इनमें से कौन सा नहीं बनाया गया था, तो देखो क्या है आपका, सरकारी आयोग तो बनाया गया था, राजमनार समिति भी बनाई गई थी, लेकिन ये जो सोली सारोबाजी आयोग है ना ये नहीं बनाया गया था। राज्य, केंद्र और राज्य के संबंधों से रिलेटेड आयोग नहीं था, ये सी वाला ऑप्शन इसका। कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है मौलिक अधिकार आपके, ठीक है ना। तो वो इनमें से कौन सा है, तो देखो जी, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करना, आर्टिकल नंबर 28। मतलब आप विदेशियों के लिए ऐसा नहीं है कि उनको लाभ देंगे या उनकी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे आप लोग ध्यान देने वाले हैं। तो सी वाला, सॉरी डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही है। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं लगातार वो बच्चे हैं मेरे मोस्ट फेवरेट, और जो बच्चे फालतू बकवास कर रहे हैं ना वो अपने राइट गाल पे लेफ्ट हैंड से जोर जोर से थप्पड़ मार ले, ठीक है। हाँ जी, अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या रहेगा कि भारत की लोक लेखा समिति पर निम्न कथनों पर विचार करिएगा। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन है कि लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है ना। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा अनुसार मुख्य विपक्षी दल का ही होता है, हाँ जी यही होता है आपका। उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है, नहीं जी निर्धारित नहीं है यहाँ पे। और तो इस सवाल का सही आंसर क्या है आपका, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है ना बिल्कुल ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे कट गया हमारा। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, 54 नंबर सवाल जो है ना वो क्या कहता है, 54 नंबर, दल बदल विरोधी कानून के रिलेटेड जो है ना विचार करना है। दल बदल विरोधी कानून पे बात करें अगर हम लोग तो क्या क्या है, पहला ऑप्शन है कि दल बदल विरोधी कानून इंदिरा गांधी शासन के दौरान 1984 के अंदर जो है ना वो अधिनियमित किया गया था, नहीं जी गलत है ये। इससे संबंधित 10वीं अनुसूची है, मैं कल ही पढ़ा रहा था, शायद आपका ये पेपर में आया भी था सवाल, मतलब दल
बदल की अनुसूची पूछ रखी थी, 10वीं अनुसूची है, दोबारा इसी पेपर में इसको दे दिया गया, मतलब अनुसूचियां आपको बहुत डिटेल से पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद में दल बदल विरोधी कानून को 2003 में 93वें संविधान संशोधन में डाला गया था, नहीं। कानून विधायी सदन और संबंधी चेयरमैन या स्पीकर को दल बदल की स्थिति में अयोग्यता पर अधिकार कर देता, हाँ ये ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा इसमें ठीक है, दूसरा और चौथा ठीक है, केवल डी ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, डी ऑप्शन सही है इसका हमारा 2 और 4 जी। 55 नंबर सवाल है हमारा, इसको पढ़ लेते हैं। पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु जो है ना वो आपका संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? तो संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था एल.एम. सिंघवी समिति ने। सारी समितियां डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। पंचायती राज पर गठित एक समिति है, पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 के अंदर जो ना संशोधन का सुझाव दिया था। तो आपका सवाल जो 55वां है, 55 का बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 56वें सवाल को पढ़ते हैं, क्या रहेगा हमारा? भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में जो है ना वो कथन कौन सा ठीक रहेगा? भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की एक संस्था है, ये बात ठीक है। निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनावों के नहीं निर्धारण नहीं करता, उपचुनाव आम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग थोड़ा ना बैठा है। निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दल का विभाजन नहीं, ये थोड़ा ना कहता है कि दो पार्टी आपस में मिल जाए। चुनाव निर्वाचन आयोग नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह दे सकता है, नहीं जी। पहला ही पॉइंट इसका सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप मुंह उठा के नई पार्टी बनाने गए और वो एकदम से आपको चुनाव चिन्ह दे दे, ऐसा हो ना सके ना। चलो अगला सवाल क्या है आपका? 57वां सवाल, लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड कौन से बात ठीक है इनमें से? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, नहीं। वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित करता है, ये सवाल भी आपने लाख बार पढ़ लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। वित्तीय विधेयक को जब भी आप बात करते हैं लोकसभा की, आपको तुरंत आंसर आ जाता है वित्तीय विधेयक या धन विधेयक, पास ही वही करता है, ठीक है। अच्छा जी, साइंस आई है क्या? निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का समूह है परफ्यूम बनाने के लिए उपयोग में न्यूनतम संभावना होती है? परफ्यूम बनाने के लिए मतलब कम से कम यूज कर सकते हैं, ज्यादा यूज करते किसका है फिर आपको ये पता होना चाहिए। साइंस तो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है, वैसे भी मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है। एल्कोहल है भाई, इसका तो बहुत यूज करते हो, एस्टर का भी यूज करते हो, एल्डिहाइड भी करते हो, कार्बोलिक एसिड जो होता है ना इसका यूज नहीं करते, कोल्ड ड्रिंक में इसका बहुत यूज करते हो, अदरवाइज यूज नहीं करते, इसका बहुत ही रेयर यूज होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का हमारा ठीक रह गया, बस बात खत्म। सोने के आभूषण, साइंस वाले क्वेश्चन तो सारे ही इंटरेस्टिंग है, मजा ही आने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे आपके। सोने के आभूषण को सफाई करने के लिए आप लोग यूज क्या करते हो? नाइट्रिक एसिड का। एक्चुअली तो आप यूज करते हो HCl रेशियो HNO3 दोनों का यूज करते हो, दोनों का 1:3 में, जिसको आप लोग एक्वा रेजिया बोलते हो। सोना चांदी दोनों को साफ करने के लिए इसमें क्या नहीं घुलता? इसके अंदर लोहा जो है ना वो नहीं घुलता है, सोना चांदी दोनों घुल जाते हैं। पढ़ रखा होगा तुमने, करोड़ बार पढ़ लिया होगा, ऐसी बात नहीं कि ना पढ़ा हो तुमने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, इसमें नाइट्रिक एसिड है, इसमें दूसरा दे नहीं रखा। सल्फ्यूरिक तो बैटरियों में यूज करते हैं, बोरिक भी नहीं है, ऑक्सैलिक नहीं है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जंग के दाग उठाने के लिए यूज करते हैं, तो इस करके इसका आंसर नाइट्रिक है। और हाइड्रोक्लोरिक भी देते, दोनों का रेशियो एक्वारेजिया देते तो भी और ज्यादा मजा आ सकता था हमें पढ़ने के लिए। चलो जी 60वां सवाल पढ़ाते हैं, क्या है कि निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? नहीं होता वो पूछा है। रेगिस्तान में तो होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। हीरा चमकता है, इसमें भी होता है बिल्कुल, ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है, लेकिन केलाइडोस्कोप जो है ना इसके अंदर नहीं होता है आपका। मेडिकल साइंस के अंदर इसका यूज किया जाता है, इसमें नहीं होता। साइंस वाले तो बहुत ही सिंपल और इजी सवाल है, कोई दिमाग नहीं लगवा रहे, क्वेश्चन देखा नहीं, आंसर चिपकाया नहीं। ब्लॉकचेन टेक्निक से रिलेटेड कोई सवाल आपसे पूछा गया है, करंट अफेयर से रिलेटेड बातें खा रही है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई बातें आई है हमारे पास में, तो इसको देखते हैं हम लोग। 61 सवाल है, इसका क्या मतलब होगा? पहला, यह क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित डेटाबेस है जो कि सहभागियों के बीच में साझा किया गया एक लेजर है, हाँ ठीक है। यह ट्रांजेक्शन का एक डिजिटल लेजर है, कह सकते हो। ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी है ना, करेंसी नहीं है ये। ब्लॉकचेन एक लिंक होता है जो क्रिप्टो करेंसी में यूज किया जाता है, पर खुद क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है ये। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आपने बिटकॉइन के टाइम में इसको पढ़ा ही होगा बहुत सारा, है ना। ठीक है चलो अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है कि मार्च 2021 में एनगोजी सॉरी नागोंजी लिखना था
एक आई है फेमस वाली, ठीक है ना, पढ़ा भी होगा आपने, नागोंजी ओकांजो इवेला, मैंने इसको 100 बार पढ़ाया हुआ तुम्हें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सॉरी, नागोंजी ओकांजो इवेला मुझे, ठीक है ना, नागोंजी ओकांजो इवेला। और नागोंजी ओकांजो इवेला WTO की पहली महिला बनी है अफ्रीका की, नाइजीरिया से संबंधित, और ये 1995 के अंदर जो है ना इसकी स्थापना हुई थी आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिनेवा हेडक्वार्टर है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था ये वाला। अगला सवाल इनमें से कौन सा गलत है, मतलब आपसे गलत पूछा है, कौन सा रहेगा इसके अंदर। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार है, एलन मस्क की कार है भैया, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, हाँ भैया सही बात है, गलत नहीं है ये। अच्छा, पोकेमॉन गो एक रियल मोबाइल गेम है, हाँ बिल्कुल ठीक है। जूम OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ना जी, ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थोड़ी ना है आपका, स्ट्रीमिंग नहीं है ये, तो आपका एक ऑनलाइन वीडियो वगैरह का प्लेटफॉर्म है। बहुत ही इजी वाला सवाल था ये भी। ऐसा पेपर, ऐसे क्वेश्चन देख के तो यूं लगता है कि बहुत मतलब हर कोई इसको पार कर दे, है ना। इतने तो जो पढ़ रहे थे ना उनमें थोड़ी सी धज्जियां निकलती है ना। हाँ जी, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अरे भैया लोकटक झील सबको पता ही है ना। यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर आएगा, आपका मणिपुर इसका सही आंसर। फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर नासा का कौन सा रोवर जो है ना वो उतारा गया था, तो नासा ने कौन सा रोवर उतारा था, इसके ऊपर उतारा था, ए वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका, परसीवियरेंस, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। 66वां सवाल, महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, और वो कौन सी बारी थी जिसमें इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको चुना गया था, तो वो था बेलगाम अधिवेशन था 1924 का। एसएससी वालों बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा इसको, कंफर्म पढ़ा होगा, बेलगाम अधिवेशन को भी पढ़ा होगा। अभी लिस्ट मैच करनी है हमें थोड़ा सा, ठीक है ना, ये थोड़ा HCS फॉर्मेट के सवाल है, ठीक है। लिस्ट है आपकी, इसके अंदर इंग्लिश में पढ़ जाएगा या हिंदी में काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। हाँ, तो लिस्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है पहला, हाँ जी, लक्ष्मी स्वामीनाथन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये किससे रिलेटेड है, एक महिला ब्रिगेड का नेतृत्व किया था इन्होंने। फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन जो करना तो, हाँ जी थर्ड मैच कर देंगे। उसके बाद में नहीं, लक्ष्मी स्वामीनाथन तो नहीं कर रहा, ठीक है हाँ। अच्छा, उसके बाद में मैडम कामा, ये थी, सही है। मैडम कामा ने राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी धरती पर सबसे पहले फहराया था। अरुणा आसिफ अली, इसको देख लो आप लोग, जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा रोहण किया था, ठीक है। बीना दास, फिर ये बच गई आपकी, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा आपका। तुम्हारा भी डी है ना इसमें, ठीक है, फिर मैं सही हूँ। पता है कि ये मिलान करने वाले में कहीं ऊंचा नीचा मिल जाए तो आंसर ही पूरा ही गड़बड़ा जाएगा, है ना। हाँ जी, अगला सवाल आपका क्या रहेगा, 68 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा। तो 68 नंबर सवाल ये है कि निम्न क्रांतिकारियों में से किनको प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। ये भी शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत इजीली पता होगा, ठीक है ना। एक राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, ठीक है ना। एक राजेंद्र लाहिरी को दी गई थी। एक अशफाकुल्ला खान को दी गई थी, ठीक है ना। एक भगत सिंह को, नाजी ठाकुर रोशन सिंह को, ना चंद्रशेखर आजाद को, नहीं ठाकुर इनको दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी, चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी गई। तो पहला दूसरा तीसरा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा पांचवा, बी ऑप्शन में ये है ना, बी ऑप्शन सही है इसका। ये मिलान करने वालों में थोड़ा सा वक्त लग जाता है सोचने में। 69 नंबर सवाल क्या कहता है, बंबई में दादोबा एवं आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा ठीक रहेगा, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आप लोग पढ़ रहे हो, पांडुरंग को पढ़ रहे हो, तो प्रार्थना समाज जरूर आपके आगे आ ही जाता है। इसको भी शायद पढ़ा होगा आपने। 17वां सवाल आपके आगे जो है ना वो आ रहा है, और वो क्या कहता है, 70 नंबर सवाल, कि किस प्राचीन भारत में लेखक एवं पुस्तकों का कौन सा गलत, मतलब गलत इसमें से कौन सा है। तो गलत ढूंढे तो मृच कटिकम सुद्रक सही है, बुद्ध चरित्र अशोक घोष सही है, रघुवंश कालिदास सही है, कादम्बरी हर्षवर्धन नहीं है। कादम्बरी किसने लिखी थी बताना, बहुत ही फेमस है। 17वें सवाल का आंसर नंबर डी जो है ना वो ठीक रहेगा हमारा। अगला सवाल क्या कहता है हमारा यहाँ पे,
निम्न में से भारत में मंदिर स्थापत्य की तीन प्रमुख परंपरागत शैलियां कौन सी है? एक तो है नागर, एक वैसर और एक द्रविड़। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है इसका भी हमारा। अगला सवाल मिलान करने वाला आ गया, सोचना पड़ेगा भैया इसके अंदर भी। ठीक है ना, क्या सोचते हैं इसके अंदर? बेल्ट ऑफ कॉम, बेल्ट ऑफ कॉम की बात कर रहे हो आप लोग तो ये है डोल्ड्रम्स। के बाद है उर्स आएगा, कॉरियोलस में आ जाएगा। ठीक है, और किस और ऑप्शन इतने में मैच हुए क्या? ऑप्शन सी हो रहा है ना आपका, ये रहा तीसरे का, आर्टमैन का डॉक्टर विंड है। ये डॉक्टर विंड पेपर एसएससी ने भी पूछा है बहुत बार, ट्रॉफी से रिलेटेड है ये। ठीक है, चलो जी, आंसर नंबर इसका सी ठीक रहेगा इस सवाल का हमारा। अगला सवाल आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, अगेन फिर से मिलान करना है। ये मिलान इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। इस मिलान में नाम है नीलगिरी है। ठीक है ना, ये पहाड़ियाँ दी गई है। नीलगिरी आपका डोडा बेटा से हो गया रिलेटेड। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद में जो है ना सतपुड़ा की पहाड़ी है, ये धूपगढ़ हो गया। ठीक है ना, अरावली की पहाड़ी है आपकी आबू पर्वत हो गया। हिमालय है सागरमाथा हो गया। ठीक है ना, तो ये ऊंचे ऊंचे पर्वत आपके निकल के आ गए। ऑप्शन नंबर इसका भी सी ही निकल के आ गया आपका यहाँ पे। एक पार्ट नंबर आपका जो है ना इस टेस्ट का ए पार्ट, मेरे पास जो पेपर है ना ए है। हाँ, एक दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं वैसे तो, ठीक है, पर मैं पूरे ही पढ़ लेता हूँ ताकि ना विश्वास हो जाए, थोड़ा पक्का सा करवा रहा हूँ तो यार गलत ना हो जाए तुम्हारा। ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है ये। चलो 74वां सवाल पढ़ते हैं, क्या है हमारा? श्रीहरिकोटा जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है कौन से झील के करीब है? बहुत ही आसान सवाल है, पुलिकट झील है। इजी वाले तो देखो देखते ही आंसर आ जाता है। विष्णु नारायण भारतखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति हुआ करते थे? तो ये बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। देखो ये सवाल तो इजी इजी है, पढ़ते ही आ जाता है। हाल ही में लॉन्च की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक है और इनमें से कौन सा देश इस मुक्त व्यापार समझौते का सदस्य जो है ना वो निकल के नहीं आया है? मतलब इनमें से कौन सा कंट्री जो है ना इसके अंदर नहीं आया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर नहीं निकल के आया। इसका बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, लेकिन बांग्लादेश जो है ना इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा 76वां सवाल का। 77 नंबर सवाल है, ये क्या कहता है हमारा कि युगम का सही मिलान करना है हमें। बिटकॉइन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है? नहीं जी, ये तो नहीं है। अगला आपका यहाँ पे है, इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा, FRBM एक्ट, ये फिस्कल डिफिसिट से रिलेटेड है, मतलब है बिल्कुल फाइनेंशियल जो वित्त वर्ष होता है उसी से रिलेटेड होता है। तो दूसरा पॉइंट इसका बिल्कुल ठीक हुआ आपका। दूसरा पॉइंट किस किस में आ रहा है? ऑप्शन से एलिमिनेट करना छोड़ो, सारे ही पढ़ लेता हूं मैं। दूसरा ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको पढ़ रहा हूं, सेबी बीमा विनियम है ना जी। विशेष जो आहरण अधिकार है आपका, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। हाँ ये बिल्कुल सही है आपका, ये भी है। मूडीज है, क्रेडिट रेटिंग है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका हमारा यहाँ पे। इजी था सवाल, तो मुश्किल नहीं है सवाल। प्राचीन काल समय में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? हाँ इन्हें कहते हैं इजी सवाल तो सर जी, ठीक है ना, इन्हें कहते हैं इजी। तो हम लोग ब्रह्मवर्त कहते थे, आर्यवर्त भी कहते थे, ब्रह्मोपदेश भी कहा करते थे, सारे ही कहते थे सर जी। सारी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें हमारे। गुरु जी इजी का मतलब तो यही है, हरियाणा वाले सवाल देखते तो आंखों में चमक ही आ जाती है। बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि दी थी भी मोहम्मद शाह ने दी थी। ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, कर लेते हैं। हरियाणा का नाम आ गया तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह की संसदीय समिति पे हुआ था? हाँ हुआ था, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर हमारा, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है? इसको सही है ना, हरियाणा स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार। हाँ ठीक है, सही है। उसके बाद में आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। हाँ, पंजाब और हरियाणा जो है ना आपका, ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा को विभाजन का सीमांकन जस्टिस जेसी शाह ने किया था। हाँ बिल्कुल किया था, 1 नवंबर को बना। सही, सारे सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना सवाल का ठीक रहेगा 81। हरियाणा वाले सवाल तो वैसे भी इजी आ ही जाते हैं, देखते ही मजा आ जाता है। 81वें सवाल को पढ़ते हैं। 81 सवाल क्या कहता है? दो कथन दे रखे हैं। मतलब पहला है क्या कि 1960 के अंत में संघीय सरकार ने पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई।
दूसरा है कि भारत पाक युद्ध, अकाल तथा मुद्रास्फीति के कारण योजना के वांछित वित्तीय संसाधन खत्म हो गए थे। आपके पास में 2 पॉइंट है, अगर इन्हें इंग्लिश में आप लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो नो 5-year प्लान वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लेट 1960s। इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ड्रॉट एंड इन्फ्लेशन इरेज्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द प्लानिंग। अब इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये पॉइंट आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है। तो आर ए की व्याख्या भी सही है, ये भी बात भी बिल्कुल ठीक है, दोनों इससे रिलेटेड ही बात है आपकी। बस पॉइंट आ ही गया तो मुझे और पढ़ने ही क्यों है यहाँ पे, ठीक है ना। 82वें सवाल पे चला जाता हूं मैं। ये तो बहुत इजी सवाल है, भारत में उगाई जाने वाली खरीफ की फसल कौन सी है, जो गर्मियों में होती है ना, वो फसलें कौन सी है, ये तुमसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो देखो गेहूं है, ये तो सर्दियों में होती है, काट दो इसको तो आप लोग, ठीक है ना। पहला ऑप्शन किसी में नहीं होना चाहिए, पहला ऑप्शन इसमें है, काट दिया इसका मैंने, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन है पहला, काट दिया इसको मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दान है, बिल्कुल होती है, मूंगफली भी होती है, चना नहीं होता। चौथा ऑप्शन भी किसी के अंदर जो है ना वो नहीं होना चाहिए। चौथा ऑप्शन किसमें दिख रहा है आपको, IV ऑप्शन किसमें दिख रहा है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, ठीक है ना। बाकी बच के कौन से, दूसरा ठीक है। अच्छा, मूंगफली चौथा, पांचवा भी ठीक है। सरसों भी नहीं होती, तीसरा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर। तो सोचने के लिए सिंपल ही था, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था ये तो। खरीफ और रबी आपको वैसे भी याद है बहुत बार। चलो जी, अगला सवाल आपके आगे जो है ना वो है 83वां सवाल, क्या कहता है, ठीक है ना। 83वां सवाल ये है कि यह कंपाउंड पारंपरिक तौर पर इमारतों की सफेदी के काम आता है, कौन सा आता है आपका। पहला ऑप्शन है कि बिना बुझा हुआ चूना आता है, हाँ आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करता है, तो ये भी बिल्कुल आता है, ठीक है ना। पोर्टलैंड सीमेंट के ना जी, कास्टिक चूना, हाँ रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो आप सफेदी लिपापोती करते हैं ना, तो उसी में आता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। घर में नॉर्मल सफेदी करते हैं ना, वही है आपका। वॉल्यूम नहीं आ रही क्या मेरी, बताइएगा, वॉल्यूम आ नहीं रही क्या, बताइए एक बार। हाँ, अब तो 10-15 सवाल हो रहे हैं, वॉल्यूम आई जाएगी फिर तो, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ ना। चलो जी, अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या रहेगा, 84वां सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन धोने के सोडे के लिए आप लोग यूज करते हो। तो देखो, धोने के सोडे के लिए पहला ऑप्शन है कि इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट होता है, नहीं जी, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, हाँ ये सही है आपका, ठीक है ना। बेकिंग में केक को फुलाने में काम आता है, धोने में कहाँ जी इसका यूज होता है, वो तो खाने वाला होता है। ये पानी की स्थायी कठोरता को घटाने में काम आता है, हाँ ये भी सही है। दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है ना इसका सही रहेगा। साबुन जो होती है ना आपकी, वो यही रहेगा आपका, ठीक है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी बढ़ा दी मैंने आवाज, अब आ रही होगी आवाज, देख लो। pH 7 मान से कम वाले पदार्थ क्या है, मतलब जो एसिड होता है, मतलब pH 7 वाले तो आपके कम होते हैं, एसिड होते हैं आपके, और तो क्या होगा, ठीक है ना। तो जो पेट का रस है HCl होता है, उसके अंदर सबको पता है एसिड है, ये भी सही है। सेब का रस है एसिडिक होता है, कॉफी एसिडिक, कार की बैटरी, हाँ जी सही है, सारी आंसर ठीक है, डी ऑप्शन सही है। साइंस वाले भी बहुत इजी सवाल थे, ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। निम्न में से इनमें से उपयुक्त विद्युत चालक, मतलब इनमें से कंडक्टर पूछा है तुमसे, ये भी एक इजी सवाल है आपका। सोना, अच्छा निम्न से सबसे उपयुक्त, तो सबसे अच्छा कौन सा रहेगा इसके अंदर, हाँ सबसे अच्छा तो भैया इसमें रहेगा कॉपर रहेगा। सर सिल्वर नहीं है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग, सिल्वर नहीं है क्या। तो देखो क्या है, मैं आपको बताता हूं, HCS की आंसर की में जो है ना इसको आंसर माना है, लेकिन इसको आंसर मानने के पीछे कारण क्या है। सर आंसर तो चांदी भी दे रखा, सबसे अच्छा तो फिर ये होना चाहिए। इसका सेंस शायद ये होगा कि घरों में आप यूज तांबे को कर रहे हो, सिल्वर का यूज थोड़ा ना करते हो। या वो ये लिख देता आपका सुपर कंडक्टर कौन सा है, अगर ये वर्ड लिख देता सुपर कंडक्टर, मतलब सुचालक लिख देता, सबसे उपयुक्त विद्युत चालक लिखा तो है, लेकिन सुपर कंडक्टर जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी HCS ने अपने ऑफिशियल आंसर की में इसको दिया है। इसका देने का शायद कारण ये रहा होगा कि चांदी की तार तो घर में कोई बनाने से रहा, इसका यूज तो इसी का ही करते हो ना आप लोग, तो करके कॉपर इसका सही आंसर है, गोल्ड नहीं है। वैसे तो सुपर कंडक्टर सिल्वर है, मैं बता रहा हूं इसका सही आंसर सिल्वर होना चाहिए, लेकिन HCS की ऑफिशियल आंसर की में इसको आंसर माना गया था कॉपर को। अब आप सोच लीजिएगा इसमें से क्या देना। सुपर कंडक्टर तो वैसे सिल्वर है, चांदी है, नो डाउट। घरों में शायद यूज कॉपर को करते हो, उस सेंस में लगा सकते हो आप लोग, उपयुक्त है। सुपर कंडक्टर सुचालक वगैरह देता तो मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ साइंस मानता है सिल्वर को, लेकिन उन्होंने सुपर नाम नहीं लिखा ना, तो इसमें मतलब सुचालक जैसी कुछ चीजें लिखी नहीं है ना, तो वो
थोड़ा बहुत पेपर में वेरिएशन आ जाता है। अब इसमें आपको लड़ना नहीं है, ठीक है ना, आप सारे समझदार हो, ऐसे एलिगेट सा मत कर लेना। मैं दोनों बात पे सहमत हूं, पर मैंने आपको जो जो बात ही बता दी है, ठीक है ना। चलो जी, अब मैं अगले सवाल पे आता हूं। आपका 87वां सवाल जो है ना वो क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। आपसे सोनार के बारे में बात करी गई है। सोनार का यूज कहाँ कहाँ क्या है आपका? समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। समुद्र में पानी में अल्ट्रासोनिक स्पीड हवा ध्वनि, ना जी। अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा समुद्र तल, हाँ यही है ना, कितनी गहराई है उसका मापने के लिए। 1 और 3 इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। भैया आप एक काम करना, मेरे साथ में एक सवाल के लिए इतनी बहस मत करना है यार प्लीज, ठीक है ना। तुम्हें मुद्दा मिलना चाहिए। अच्छा, उस मास्टर ने कहा, अरे भाई मास्टर गलत नहीं कह रहा, मास्टर मान रहा है कि सुपर कंडक्टर जो है ना वो चांदी है। मेरी बात तुमने ये तो सुनी नहीं कि एचपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाना, उसकी आंसर की में कॉपर लिखा गया है। मैंने ये बात बोली थी बस, इसके अलावा मैं नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्यों होगा, ये होगा, वो होगा, मैं बता ही नहीं रहा, मैं दोनों बता दिए बस। अब लड़ो क्यों रहे हो यार, मतलब उस पेपर ने ये माना, उसने ये माना। मेरी बात तो तुमने शायद ढंग से सुनी ही नहीं है, एलिगेट करने लग जाते हो यार कि मास्टर ने ये कह दिया, चलो इसको ब्रेकिंग न्यूज बना लेते हैं अब, है। तो हाँ जी, थोड़ी बात करते हैं कॉलम ए और कॉलम बी की बात करते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे, तो इनको लक्षणों के साथ मिलान करना कि सही कौन सा है। अच्छा, सही बात करते हैं। टाइफाइड की बात करते हैं, तो टाइफाइड के अंदर क्या होता है भाई साहब? टाइफाइड के अंदर तेज बुखार होता है, पेट दर्द भी होता है, और चेहरे त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर छोटे 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 कोई हो सकता है दाग भी निकल आए। कॉलेरा की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो इसके अंदर उल्टी बहुत ज्यादा आती है हैजा वगैरह के अंदर। ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होगा उसके अंदर खांसी रहेगी लगातार, ठीक है ना। खांसी के साथ में जो है ना खून भी आ सकता है और वजन भी एकदम से घट जाएगा। छोटी माता आती है, बुखार है और शरीर के ऊपर लाल 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 दाने पड़ जाएंगे। तो भैया इस अकॉर्डिंग ऑप्शन, जो इतनी सारी बातों के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है ना आपका, वो कौन सा ठीक पड़ रहा है? बी वाला ऑप्शन जो है ना वो ठीक पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। चलो जी, 89 का सवाल जो है ना उस पे आते हैं हम लोग। क्या रहेगा? प्लास्टिक बैग थैलियां पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम है, कौन सा विकल्प सही रहेगा? क्यों होती है जोखिम? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ये खत्म नहीं होती है, इस करके ये जोखिम का खतरा जो है ना बनी रहती है। 90 नंबर सवाल जो है ना हमारा वो क्या रहेगा आपका, ठीक है ना। 90वां सवाल क्या रहेगा? बस 10 सवाल हो रहते हैं हमारे। 90वें सवाल पे आते हैं। तो पेट दर्द तथा अपच के लिए एक मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है, तो ये क्या है बेसिकली आपका? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा आपका पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए, जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में जो है ना मदद करता है, मतलब दोबारा से पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए जो है ना दी जाने वाली दवाइयों में से। कोविड-19 मरीजों को रियल टाइम पीसीआर टेस्ट की सिफारिश करते हैं, ठीक है ना। तो अभी भैया बात क्या, इसमें क्या पता करते हो? वायरस के आरएनए का जो है ना वो आप लोग चेक किया करते हो कि वायरस का आरएनए जो है ना वो क्या है, जो आपका मुंह के अंदर या गले से सैंपल लिए जाते हैं। नुब्रा घाटी बागानों में बैक्टीरियन ऊंट तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। 2 पर्वत श्रृंखला है, ये कौन से के बीच में है? और ये जब भी नुब्रा घाटी की बात आती है तो आप कराकोरम और लद्दाख के अंदर चले जाते हो। बहुत बार पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इसको कंफर्म पढ़ा होगा आपने। 93वां सवाल जो है ना हमारा वो क्या कहता है? 93 नंबर सवाल क्या कहता है? डैशपांग मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिएगा। ये कौन सा ठीक रहेगा? ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं? बिल्कुल ही नहीं बने होते हैं। ये मैदान उच्च तुंगता ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? हाँ। शंकुधारी? ना, ठीक है ना। आंसर नंबर बी ही ठीक है, केवल ही बी ठीक रहेगा इसका हमारा आंसर, ठीक है। चलो जी, आगे 94वें सवाल पे जाते हैं हम लोग। तो क्या आंसर रहेगा हमारा 94 का? क्या है जी? स्लैश एंड बर्न से रिलेटेड की बात करी है खेती की यहाँ पे। अच्छा, ये अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम है ना आपके, तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं हम लोग। तो पहले झूम है, ये झूम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहते हैं। पहले का सी ऑप्शन किधर है इसमें? पहले का सी, इसी अकेले में ही है, बस बात ही खत्म हो गया। तो ऐसे मजा आ जाता है सवाल करके ना, मिलान करने वाले कई बार सवाल मजे भी आते हैं करने में, इस टाइप का अगर ठीक हो जाए तो। बाकी तो बस हो ही जाएगा आपका। पहले का सी, दूसरे का डी खिल है हिमालय की पट्टी में, तीसरे का ए बेंगा है उड़ीसा के अंदर, ये दक्षिण पूर्व के अंदर हो गया, बस बात ही खत्म, ठीक है।
चलो अगला सवाल 95वां सवाल जो है ना वो हमें क्या कहता है, ठीक है ना, बिना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया होगा ये सवाल, ठीक है ना। यहाँ पे भारत के अंदर 5 ऐसे राज्य हैं जो आपके क्या आते हैं, किसके अंदर आते हैं, यहीं आ जाओ, 5 राज्य ऐसे हैं जो आपके आते हैं लैंड लॉक्ड के अंदर आते हैं, ठीक है ना। उनमें से हमारा हरियाणा आता है, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश, और एक इसमें और रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए थे, तो इस करके डी वाला ऑप्शन सही रह गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। चलो जी, डी ऑप्शन इसका सही हो गया आपका यहाँ पे। 96वां सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन जो है ना वो नहीं है, तो इसमें से तीस्ता नहीं है, ठीक है ना। पेन्नार, माही, साबरमती सारे हैं, तीस्ता नहीं है आपका, भारत का मुख्य नदी बेसिन में नहीं आता। 97वां सवाल क्या कहता है, झेलम नदी भू आकृतियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, तो 97 नंबर सवाल जो है ना इसको हम पढ़ें तो झेलम कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है, बिल्कुल ठीक है। कश्मीर घाटी में म्यांडर बनाती है, बिल्कुल ठीक है। म्यांडर भू आकृतियों की युवावस्था में एक संरचना है ना, ऐसा नहीं है। म्यांडर एक संरचना जो नदी की बूढ़ी होने के बाद में बिल्कुल परिपक्व अवस्था में बनती है, हाँ ये ठीक बात है। तो पहला, दूसरा और चौथा, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा आपका, पहला, दूसरा और चौथा आपका। इसके बाद में अगला सवाल आएगा भैया, 98वां सवाल आएगा, 98 नंबर सवाल है। ये क्या कहता है आपको यहाँ पे, निम्नलिखित में से गांधार कला शैली का प्रतिनिधित्व जो है ना वो कौन करता है, बामियान युद्ध करता है भैया, ए ऑप्शन सही है। मैंने अनअकैडमी क्लास में कल परसों ही पढ़ाया था ये सवाल को। इसमें क्या है, सुमेलित करना है, अच्छा मैच करना है। अब वही बात है, अगर एक कोई मैच हो गया ना तो सारे ही मैच हो जाएंगे। चिकनकारी लखनऊ से रिलेटेड है, पहले का दूसरा है कहीं पे, इसमें भी उसमें भी, रामकोर तो ये भी सिरे के ही हैं, ठीक है ना, देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, कलमकारी आंध्र प्रदेश का है ना, दूसरे का चौथा अकेले इसी में ही है। आ गया ना बात, एक या दो पता लग जाए तो सारी बात ही हो जाए, है ना, ठीक है भैया। उसके बाद में आज के सेशन का भैया लास्ट क्वेश्चन है आपका, और तुम्हें डांस वांस के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो बहुत ही इजी सवाल है ये वाला। तो भारतनाट्यम की जब भी आप बात करते हो ना तो किस में आता है भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम आता है बेटा तमिलनाडु का, पहले का दूसरा है किसी में, 2 ऑप्शन में है, पर ये दोनों तो कट गए आपके, ठीक है ना। कथक की बात करते हो आप लोग तो कथक आता है यूपी के अंदर आता है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी आता है आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टम आता है केरल का आता है आपका, ये रहा ऑप्शन आपका सही रहा। बस आंसर नंबर सी जो है ना 100वें का वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। सही है, मोहिनी अट्टम केरल का, ये सही है, बस हो गया 10 मिनट। चलो कैसा लगा सेशन बताना, पूरे 100 क्वेश्चन, आज 75 सवाल पूरे करवा दिए मैंने, ठीक है ना। कंप्लीट सेशन हो गया, सेशन लगा कैसा ये कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। मैंने मेहनत की है तो तुमने भी इसको ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, अब आपको थोड़ा अंदाजा लग गया कि ऐसे ऐसे सवाल है। अब मेरे जो आगे के सेशन आएंगे ना वो इन्हीं पे डिपेंड आएंगे, एक टॉपिक, एक सवाल के लिए लेके एक टॉपिक आपको करवाता जाऊंगा और आप लोगों की मदद करता जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। इसकी टेस्ट सीरीज लगानी है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पे टेस्ट सीरीज अपडेट कर दी गई है, लेटेस्ट CSET और GK की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो बहुत आसानी से। कोई क्रैश कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी लेने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स हमारे भी पढ़े हैं लेकिन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी करिएगा, इससे अच्छा कुछ नहीं है। पर हाँ, टेस्ट सीरीज लगाना का थोड़ा फायदा हो जाता है कि पता लग जाता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके विजिट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। फिर मिलूंगा आपको मैं मदद